देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। अच्छा देखो ये हम लोग का लगभग कंप्लीट हो ही गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा ही बाकी रह गया, इसमें एक टॉपिक और बताएंगे, दैट इज टैक्स हॉलीडे, ठीक है। वो बता देते हैं तो हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टैक्स हॉलीडे जो है वो टैक्स हॉलीडे क्या होता है ये तुम लोग टैक्स में भी पढ़ोगे। टैक्स हॉलीडे जो है वहां पर अंडर सेक्शन 10A सबसेक्शन 10B जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से वहां पर कुछ एंटिटीज ऐसा होता है कि जिनको कुछ दिनों के लिए टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ऐसा प्रोविजंस होता है, ठीक है। कि उनको जैसे कि स्टार्टअप वगैरह के केस में ऐसा किया जाता है कि टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो देखो इसमें टैक्स हॉलीडे में एक बार लिख लो अच्छा इसको एक काम करते हैं शॉर्ट में लिखवा देते हैं। लिखो एनी डिफरेंस which reversed during holiday period it will be ignored, ठीक है। अगर टैक्स हॉलीडे पीरियड में कोई भी डिफरेंस यानी वही अकाउंटिंग इनकम और जो हमारा टैक्सेबल इनकम होता है उसके डिफरेंस के वजह से जो हम लोग का डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी जो भी जनरेट होता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है एनी डिफरेंस, जिसको हम लोग क्या करते हैं टाइमिंग डिफरेंस होता है तो वो फ्यूचर में रिवर्स होगा, ठीक है। तो वही चीज एनी डिफरेंस विच रिवर्स ड्यूरिंग हॉलीडे पीरियड इट विल बी इग्नोर्ड। अगर हॉलीडे पीरियड में वो रिवर्स हो रहा है तो उसे हमें कर देना है इग्नोर। ये इसीलिए होता है क्योंकि अगर मुझे हॉलीडे पीरियड में टैक्स देना ही नहीं है, ठीक है, तो अगर मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी जनरेट हो रहा है तो वो जितना मेरा हॉलीडे पीरियड में रिवर्स हो जाएगा उतना मेरा इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। उसका कोई हमें कैलकुलेशन मतलब उतना हमें जो है माइनस कर देना। भी एक क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा, पहले एक बार लिख लो तो समझ में आ जाएगा। सच डिफरेंस रिड्यूस्ड from first originate difference always use FIFO basis। FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले के साथ पहला वाला पहले एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये टैक्स हॉलीडे एज पर सेक्शन 10A 10B एज पर सेक्शन 10A 10B इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये तो तुम लोग को पता ही है, IT एक्ट 1961, ठीक है। अच्छा अब इसका एप्लीकेबिलिटी भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला करने से समझ में आएगा कि टैक्स हॉलीडे का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन को समझा देते हैं, करवा देते हैं, फिर दिखा देंगे कैसे करके इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो तुम लोग भी प्रेजेंटेशन को वैसा रखना है तुम लोग, ठीक है। हम बताते हैं क्वेश्चन क्या होता है। देखो यहाँ पर बोला है Y Limited is a full tax-free enterprise for first 10 years of its existence। मतलब ये जब से स्टार्ट हो रहा है तब से लेके 10 इयर्स तक इसका जो है टैक्स फ्री है, मतलब टैक्स हॉलीडे चल रहा है, इसका टैक्स नहीं देना पड़ रहा है तो टैक्स हॉलीडे चल रहा है। कितने टाइम का हॉलीडे है? 10 इयर्स का हॉलीडे है, ठीक है। 10 इयर्स का इसका टैक्स हॉलीडे चल रहा है एंड इज इन द सेकेंड ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। और ये जो बिजनेस है वाई लिमिटेड जो है वो अभी उसके सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन में, मतलब देखो क्या बोला है इनका ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 एंड ईयर 6 ईयर 7 ईयर 8 ईयर 9 एंड ईयर 10, ये सभी क्या है इनका टैक्स हॉलीडे है, ठीक है। ये सभी इनका टैक्स हॉलीडे है और यहाँ पर ये अपने बिजनेस के सेकेंड ईयर के मतलब सेकेंड ईयर के ऑपरेशंस में है, मतलब फर्स्ट ईयर इनका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
फिर बोल रहा है डेप्रिशिएशन टाइमिंग डिफरेंस इज INR मतलब इंडियन करेंसी 200 लाख, मतलब डेप्रिशिएशन जो हुआ है वो हुआ है 200 लाख और 400 लाख रेस्पेक्टिवली, विच विल रिजल्ट इन ए टैक्स लाइबिलिटी इन ईयर 1 एंड 2। बोल रहा है ईयर वन में एक एक्सपेंस बताया है डेप्रिशिएशन, और उसके वजह से जो टाइमिंग डिफरेंस आया है वो आया है 200, ठीक है, 200 लाख, और ईयर 2 में आया है 400 लाख। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब अकाउंटिंग इनकम और आया है 200 लाख 400 लाख, ठीक है, और डिफरेंस आने का वजह है डेप्रिशिएशन चार्ज करने का तरीका, ठीक है। शायद आईटी में मतलब इनकम टैक्स में अलग तरीके से डेप्रिशिएशन चार्ज हुआ होगा, अकाउंट्स में अलग तरीके से हुआ होगा, इसी वजह से दोनों ईयर में जो इनकम का डिफरेंस आया है, जो कि टाइमिंग डिफरेंस है। क्यों टाइमिंग डिफरेंस है? क्योंकि फ्यूचर में ये रिवर्स हो सकता है, ठीक है, इसीलिए टाइमिंग डिफरेंस है, ऐसा हमें क्वेश्चन ही बता दिया है। इतना इतना लाख का टाइमिंग डिफरेंस है, तो इतने इतने से टैक्स पे डिफरेंसेस हमें दिखेगा। देखो अगर तुम लोग को देखो याद है कि नहीं, हम एक बार बता देते। देखो कैसे डिफरेंसेस आता है, मैंने जो एक क्वेश्चन तुम लोग को यहाँ पर करके दिखाया था, अगर तुम लोग देखोगे तो याद आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया था ना, ये एक बार हटाते थे, अगर पिछला वाला बता देते हैं तो इजीली रिलेट कर पाओगे। देखो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया था, एक मशीन 1,50,000 का था, 3 इयर्स उसका लाइफ था, टैक्स रेट 40% था, ठीक है, और यहाँ पर इनकम टैक्स वालों ने पहले साल ही पूरा डेप्रिशिएशन चार्ज कर दिया था, यानी पूरा 150 लाख, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आया था 50, लेकिन यहाँ पर अकाउंट्स में 3 साल में 50-50-50 करके मैंने चार्ज करके दिखाया था, इसीलिए देखो डिफरेंस। तो टाइमिंग डिफरेंस कितना हुआ? 150 और 50, 100 का डिफरेंस दिखेगा टैक्स में, ठीक है, मतलब इनकम में 100 का, 100 के ऊपर 40% यानी 40 रुपीज के टैक्स का डिफरेंस दिखेगा, जो कि डेफर्ड टैक्स होगा। अब लाइबिलिटी होगा कि एसेट होगा, ये देखो यहाँ पर दिख रहा था डेफर्ड टैक्स 40, अब लाइबिलिटी होगा कि एसेट होगा, वो कैसे पता चलेगा? अगर मेरा अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, ये देखो अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा तो टैक्स मेरा क्या हो जाएगा? ज्यादा, टैक्स ज्यादा तो मेरा लाइबिलिटी जनरेट होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। या फिर डिटेल्स में मैंने बताया था कि मेरा 60 टैक्स एक्सपेंस आ रहा है, देना है मुझे 20, लेकिन फ्यूचर में मुझे कभी ना कभी वो 40 देना ही पड़ेगा, जो आगे जाके रिवर्स हो जाएगा। अभी 40 नहीं दे रहे हैं तो मेरा लाइबिलिटी इसीलिए होगा, ठीक है। तो टाइमिंग डिफरेंस क्या हुआ? ये 100, ठीक है, क्यों हुआ? डेप्रिशिएशन के वजह से। वैसे ही यहाँ पर 2 साल का हमें टाइमिंग डिफरेंस क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया है, ठीक है। अब आई होप कि रिलेट कर गए होगे तुम लोग कि क्या था 400 और 200, समझ में आ गया होगा क्लियरली। बोल रहे फ्रॉम द थर्ड ईयर, अब ईयर 1 ईयर 2, अब ईयर 3 में जाएंगे, क्योंकि ईयर 2 तक उनका एक्टिविटी चल रहा था। अब ईयर 3 में क्या होगा? इट इज एक्सपेक्टेड, ऐसा एक्सपेक्टेशन है दैट द टाइमिंग डिफरेंस वुड रिवर्स, टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स होगा। अच्छा रिवर्स क्यों होगा? आगे जाके मतलब देखो सब्सिक्वेंट ईयर में रिवर्स हो पाएगा तभी तो टाइमिंग डिफरेंस है, लेकिन कब होगा वो देखो क्वेश्चन बताएगा। बोल रहा है कि थर्ड ईयर से ही रिवर्स होने का चांसेस है, ठीक है। कितने से रिवर्स होगा? बोल रहा है कि बाई INR 10 लाख, ठीक है, ईच ईयर बाई 10 लाख, INR 10 लाख। बोल रहा है हर साल 10 लाख का रिवर्स हम लोग कर पाएंगे। अच्छा तो हर साल यानी ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8, ईयर 9 एंड ईयर 10, क्योंकि यहाँ तक तो इनका टैक्स हॉलीडे चल रहा है, तो यहाँ तक का ट्रीटमेंट अलग होगा। इसीलिए देखो ईयर 3 से लेके ईयर 10 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8, ठीक है, 8 इयर्स जो है, 8 इयर्स पर ईयर 10 लाख करके हम लोग 80 लाख रुपीस का जो है रिवर्स कर पाएंगे, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से जो डिफरेंस आया है, ठीक है। Assuming tax rate 40%, find out the deferred tax liability at the end of the second year। अब बता दिया है deferred tax क्या आएगा, एसेट या लाइबिलिटी, क्वेश्चन ही हमें बता दिया है कि deferred tax liability हो रहा है, मतलब पहले लाइबिलिटी हुआ था अब उसको हम लोग रिवर्स कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर के एंड में जो हम लोग के डिफरेंस की वजह से डेफर्ड टैक्स आया था वो लाइबिलिटी आया था, ठीक है। एंड एनी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बोल रहा है कि कितना, फाइंड आउट द डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी सेकेंड ईयर के एंड में कितना था, और अगर कुछ हमें PL में चार्ज करना है तो वो कितना होगा वो बताना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। अब ये टैक्स हॉलीडे वाला कंसेप्ट है, तो उसमें क्या रूल्स हुआ है अभी मैंने तुम लोग को लिखवाया, ये देखो उसका रूल्स ये है, अभी लिखवाया यहाँ पर कि अगर एनी डिफरेंस विच रिवर्स ड्यूरिंग टैक्स हॉलीडे, अगर टैक्स हॉलीडे के बीच में कुछ रिवर्स हो रहा है तो उसे इग्नोर कर देना है, ठीक है। अब इग्नोर करने का मतलब क्या होगा वो हम दिखाते हैं। फिर उसमें बोला है सच डिफरेंस रिड्यूस्ड फ्रॉम इज
गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग मैम। और बोला है देखो सच डिफरेंस यहाँ पर सॉरी मेरा कहाँ चला गया, ये रहा। बोल रहा है सच डिफरेंस रिड्यूस फ्रॉम फर्स्ट ओरिजिनेटेड डिफरेंस, और उसके बाद ऑलवेज एज्यूम फीफो, और ये सब पॉइंट समझ में आएगा, ये क्वेश्चन करने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे करके, हम पहले इसको शॉर्टकट में दिखा देते, फिर हम दिखा देंगे कि डिटेल्स में इसको कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पर देखो इनका ईयर था ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ये जस्ट हम समझाने के लिए कर रहे हैं, एग्जाम में तुम लोग ऐसे लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसे लिखने का कोई जरूरत नहीं है, अभी समझने के लिए कॉपी में लिख। ठीक है, टोटल 10 इयर्स क्या है, टोटल 10 इयर्स इनका है टैक्स हॉलीडे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके लिख देते हैं टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे का मतलब होता है कि इस पीरियड में इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये इनका टैक्स हॉलीडे। अच्छा, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम क्या है, वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड का टैक्स हॉलीडे चल रहा है, इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अभी वाई लिमिटेड जो है पूरा अपना 1 ईयर बिजनेस का कंप्लीट कर चुका है। वाई लिमिटेड अभी जो है सेकेंड ईयर में है। ठीक है, सेकेंड ईयर अभी वाई लिमिटेड का ये कंप्लीट हो चुका है। वाई लिमिटेड अभी सेकेंड ईयर में एक्टिव है। अब यहाँ पर हमें बोला है कि डेप्रिसिएशन की वजह से जो टाइमिंग डिफरेंस हुआ है वो पहले साल हुआ है 200 लाख, और सेकेंड ईयर में हुआ है देखो 400 लाख। इतना इतना दोनों ईयर में हम लोग का टाइमिंग डिफरेंस हुआ है, मतलब इनकम, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंसेस क्रिएट हुआ है। ठीक है, और ये क्रिएट होने से हम लोग का डेफर्ड टैक्स जनरेट होता है। अब यहाँ पर बोला है देखो कि टैक्स लाइबिलिटी, अच्छा, फ्रॉम द थर्ड ईयर इट इज एक्सपेक्टेड दैट टाइमिंग डिफरेंस वुड रिवर्स। ये थर्ड ईयर से देखा जा रहा है कि टाइमिंग डिफरेंस को हम लोग रिवर्स कर पाएंगे। ये टैक्स लाइबिलिटी था, इसको रिवर्स करने का मतलब है कि फ्यूचर में हम लोग इसको एडजस्ट कर पाएंगे। कैसे, ये देखो, ये भी तुम लोगों को मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया था। एडजस्ट करने का मतलब होता है, ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना, ये देखो 40 मेरा पहले डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आया था फर्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर मेरा एसेट जनरेट हुआ था 20 का, एडजस्ट होके 20 बचा था डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। फिर उसके बाद 20 एसेट जनरेट हुआ था, फिर एडजस्ट होके 0 हो गया था। ठीक है, तो यही चीज हमें यहाँ पर भी करके दिखाना है। तो ये जो बोल रहे हैं ना एडजस्ट, ये देखो यहाँ पर जो लैंग्वेज बोला है ना, इसका मतलब वही है कि फ्रॉम द थर्ड ईयर इट इज एक्सपेक्टेड दैट टाइमिंग डिफरेंस वुड रिवर्स। अब ये देखो यहाँ पर रिवर्स होने का चांसेस कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद डिफर्ड टैक्स एसेट जनरेट हुआ। तो यहाँ भी सेम ही कंसेप्ट है, कितना करके एडजस्ट कर पाएंगे, 10 लाख। जैसे देखो यहाँ पर कितना करके हुआ था, 20। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ना हमें बता ही दिया है हम लोग कितना करके रिवर्स कर सकते हैं। तो 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख करके ईच ईयर बोला है। पूरा टैक्स हॉलीडे में 10 लाख करके ईच ईयर बोला है क्वेश्चन में, ये देखो। तो यहाँ पर टोटल रिवर्स कितना हो सकता है, टोटल रिवर्स होगा 10 लाख इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, बचे हुए 8 इयर्स में रिवर्स होगा, कितना हो जाएगा 80 लाख। देखो, तो टैक्स रिवर्स इतना होगा। ठीक है, लेकिन ये देखो ड्यूरिंग द हॉलीडे पीरियड ही हो रहा है। ये जो रिवर्सल हो रहा है ये ड्यूरिंग द हॉलीडे पीरियड है, ड्यूरिंग द हॉलीडे पीरियड। ठीक है, ये ड्यूरिंग द हॉलीडे पीरियड है। तो अब देखो नेक्स्ट हमें क्या बोला है, बोल रहा है कि एज्यूम, ये है कि टैक्स रेट 40% है, तो हमारा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी सेकेंड ईयर के एंड में फिर कितना होगा, अगर मेरा 10 लाख करके एडजस्ट हो रहा है, और पीएल में कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करके हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग का देखो क्या बोला था, और एक पॉइंट ये देखो आज जो मैंने लिख पाया, देखो सच डिफरेंस रिड्यूस फ्रॉम फर्स्ट ओरिजिनेट डिफरेंस। ठीक है, तो पहले इस डिफरेंस को हमें फर्स्ट जहां पर ये डिफरेंस ओरिजिनेट हुआ था वहां से एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब पहले 200 लाख से हमें 10 लाख को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी 80 लाख को एडजस्ट करना पड़ेगा, 10 नहीं, पूरा पूरा 80 लाख को, ये पूरा ही हमें एडजस्ट करने को मिलेगा। तो ये टोटल रिवर्सल अमाउंट हमें फर्स्ट एडजस्ट करना है जहां से पहले बार डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, मतलब 200 लाख माइनस 80 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर हम लोग का बच जाएगा माइनस करने से 120 लाख। ठीक है, तो इतना हमें इग्नोर कर देना है, मतलब इतने पे हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो बाकी बचे हुए 180 लाख पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो 180 लाख पे अगर हम लोग यहाँ पर
टैक्स देंगे 120 लाख पे, तो कितना करके टैक्सेबल रेट है 40%। तो देखो कितना हो जाएगा 120 लाख इंटू 40%, तो ये हो जाएगा 48 लाख। ठीक है, अब देखो हमारे पास रिवर्सल करने के लिए 80 लाख था, जो हमारे फर्स्ट ईयर से एडजस्ट होने के बाद और कुछ बच नहीं रहा है कि हम लोग नेक्स्ट यहाँ पूरा नहीं बना। देखो अगर ये मान लो 80 लाख की जगह 240 लाख होता तो पूरा 200 लाख एडजस्ट हो जाता, हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और बाकी 40 यहाँ से एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो एडजस्टमेंट है ये ओनली हम लोग का कितना हुआ, पहले साल से एडजस्ट हुआ, उसमें भी पूरा नहीं बना। तो फिर नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में जो 400 लाख है उस पे हमें 40% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 40%, ये हमें पीएल में चार्ज करना पड़ेगा 160 लाख। ठीक है 160 लाख। तो टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा, टोटल टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, टोटल डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ये हम लोग का हो जाएगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 160 प्लस 48 यानी कि 208 लाख। ठीक है 208 लाख हो जाएगा, 208 लाख। अब हम दिखाते हैं, देखो कैसे करके यहाँ लिखा है। तो थोड़ा सा तुम लोग को ये पॉइंट लिखना पड़ेगा, देखो लेकिन इतना लिखना जरूरी नहीं है, हम एक बार रीड करके बता देते हैं कैसे लिखा है। तुम लोग अगर जस्ट ये वाला पॉइंट लिख दोगे जो मैंने बताया, ठीक है, फिर उसके बाद ये कैलकुलेशन करके दिखा दोगे, ये ईयर लिखने का जरूरत नहीं है तो भी होगा। देखो कैसे लिखा है, बोल रहा है as per AS22 accounting for taxes on income, deferred tax in respect of timing difference which originate during the tax holiday period and reverse during the tax holiday period should not be recognized to the extent deduction from the total income of an enterprise is allowed during the tax holiday period as per provision of section 10A and 10B of the income tax act। अब ये जो पैरा लिखा हुआ है इसके जगह तुम लोग ये लिख सकते हैं, ये बात, ठीक है, ये जो मैंने बोला है कि एज पर सेक्शन 10A 10B इनकम टैक्स एक्ट 1961 एनी डिफरेंस विच रिवर्स्ड ड्यूरिंग द हॉलिडे पीरियड इट विल बी इग्नोर्ड, मतलब ये जो है ये हमें लेस करके इनकम को जस्ट कम करने को मिलेगा। ठीक है, ये कभी भी हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा रिवर्स होता है उससे हम लोग डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी, जब मैंने टैक्स पे करना ही नहीं है, जब हम लोग को इस पे टैक्स पे करना ही नहीं है, तो हम लोग का वो रिवर्सल करने के लिए जो अमाउंट मिलेगा वो हम लोग लेस कर देंगे और ये इग्नोर हो जाएगा। मतलब अब हम लोग को 120 पे कैलकुलेट करना चाहिए, 200 से कोई लेना देना नहीं होगा, इसी चीज को बोल रहे इट विल बी इग्नोर। अब बोल रहे सच डिफरेंस रिड्यूस, ये जो डिफरेंस है पहले कहां से एडजस्ट होगा, जहां से ये ओरिजिनेट हुआ था, यानी 200 से, मतलब फीफो बेसिस पे फर्स्ट जहां से शुरू हुआ इसका डिफरेंस वहीं से ये एडजस्ट होना स्टार्ट होगा। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके जगह मैंने तुम लोग को जो लिखाया तुम लोग वो लिख देना। फिर बोला है deferred tax in respect of timing difference which originate during the tax holiday period but reverse after tax holiday period should be recognized in the year in which the timing difference originated। लेकिन अगर टैक्स हॉलिडे पीरियड के बाद हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर देखो जैसे 10 साल के बाद अगर हमें ये रिवर्स करने को मिलता है, यहाँ से नहीं, अगर 10 साल के बाद ये रिवर्सल स्टार्ट होता, ईयर 3 से नहीं स्टार्ट होता, तब हमें वो रिकॉग्नाइज करने को मिलता है। ये पॉइंट तुम लोग चाहो तो एडिशन कर सकते हो, जस्ट उसका ऑपोजिट लिख देना। However, recognition of deferred tax asset should be subject to the consideration of the prudence. For this purpose, the timing difference which originate first should be considered to reverse first। मतलब जो मैंने बोला फीफो बेसिस फॉलो कर, ठीक है, तो मैंने जो भी लिखवाया है वही चीज को अगर लिख दोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पैरा पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मैंने जो पॉइंट लिखवाया है 2 पॉइंट। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट तुम लोग को क्या लिखना है, ये जो कैलकुलेशन हुआ है वो लिख देना है। तो वो कैसे लिखा है देखो एक बार, out of 200 lakh timing difference due to depreciation difference amounting 80 lakh 10 into 8 will reverse in tax holiday period and therefore should not be recognized, मतलब should be ignored। ठीक है, तो 200 लाख का जो पहले साल डेप्रिसिएशन की वजह से टाइमिंग डिफरेंस हुआ और टोटल जो रिवर्सल हमें मिला है 80 इयर्स, वो हमें लेस कर देना है और उसे रिकॉग्नाइज नहीं करना है। हाउएवर लेकिन जो बचा हुआ अमाउंट है 120 लाख, ये जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी विल रिकॉग्नाइज फॉर 48 लाख। 48 लाख कैसे आया, 120 में 40% लगाने के बाद इन फर्स्ट ईयर। ठीक है, पहले साल। सेकेंड ईयर में क्या होगा, द एंटायर अमाउंट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, अब इसमें से कुछ भी लेस करने को नहीं मिलेगा क्योंकि बचा ही नहीं है, पूरा 400 लाख को रिवर्स कर देना है
only after tax holiday period and hence will be recognized in full। तो यहाँ पर पूरा पूरा रिकॉग्नाइज्ड करना है और इस पे मतलब ये पूरा ही हमें टाइमिंग डिफरेंस मान के चलना है, इसमें कुछ रिड्यूस नहीं होगा। और कितना हो जाएगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अमाउंटिंग 160 लाख। 160 लाख ये जो आया 400 पे 40% will be created by charging to it profit and loss account and the total balance of deferred tax account at the second of the year will be 208 लाख, 48 लाख और 160 लाख। ईयर 2 के एंड में अगर टोटल हमें डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी पूछा जाए तो फर्स्ट ईयर का होता है 160 लाख और जो सॉरी ये 48 लाख और सेकेंड ईयर में जो हुआ 160 लाख, ये टोटल हमें रिकॉग्नाइज करना है। बस ये उसके बाद कैलकुलेशन कर दोगे तो हो जाएगा। और मैंने जो तुम लोग को पॉइंट लिखवा दिया, ये लिखने से ही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पूरा इतना पैरा ये पूरा लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है मैंने जो लिखा है बात एक ही है, ठीक है। अब तुम लोग इसको अच्छे से मतलब लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। अच्छा अब देखो ये वाला, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, बाकी हम लोग का एज इट इज है, नया कुछ है नहीं। 7th नंबर में क्या बोला है, बोल रहा है कि अल्ट्रा लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स 400 लाख, डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स रिकॉर्ड 10 लाख, unamortized preliminary expenses as per tax record 30,000। There is adequate evidence of future profit sufficiency। बोल रहा है फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, सफिशिएंट प्रॉफिट होगा, ऐसा बोल रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा है, देखो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तभी तो टैक्स पे करेंगे, और टैक्स पे करेंगे तभी तो हम लोग जो है प्रीवियसली हुआ डेफर्ड टैक्स को फ्यूचर में एडजस्ट कर पाएंगे। How much deferred tax asset or liability should be recognized as transition adjustment when the tax rate is 50%। अगर टैक्स रेट 50% है तो कितना डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमें पता करना है। तो देखो ये कैसे करेंगे हम लोग, पहले हम समझा देते हैं उसके बाद दिखा देंगे कैसे करके करना पड़ेगा प्रेजेंटेशन। ऐसा हम लोगों ने सेम क्वेश्चन किया था इलस्ट्रेशन 4, ठीक है। ये वाला है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा इसमें देखो बोल रहा है कि डिप्रिशिएशन जो है अकाउंट्स के हिसाब से, हम ये समझाने के लिए बोल रहे हैं। मान लो ये अकाउंट्स के हिसाब से है, डिप्रिशिएशन है हम लोग का 4 लाख और टैक्स के हिसाब से 10 लाख, 4 लाख और टैक्स के हिसाब से 10 लाख। ये है अकाउंट्स के हिसाब से, ये है टैक्स के हिसाब से, ठीक है। और बोला है देखो अनएमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एज पर टैक्स रिकॉर्ड, मतलब प्रीलिमिनरी जो एक्सपेंसेस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे तब जो खर्चा होता है ना, बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले जितने तरीके का काम होता है उसमें जो भी एक्सपेंस होता है उसे बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और वो क्या होता है फ्यूचर में थोड़ा 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 राइट ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। तो बोल रहा है टैक्स इससे राइट ऑफ करने नहीं देगा, मतलब टैक्स में आईटी में ये हम लोग का अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अनएमोर्टाइज्ड जो है 30,000, ये देखो अनएमोर्टाइज्ड 1000 ये टैक्स नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर दिया जाएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। देखो कितना बोला है 30,000, ये हमें यहाँ पर अलाउड है, मैंने के लिख दिया मतलब 1000। अब मान लो हम अपने मन से यहाँ पर इनकम दिखा देते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन को समझाया था वैसे ही समझाएंगे 10 लाख। और यहाँ पर भी मैंने इनकम, अच्छा 10 नहीं इसको 12 कर देते, ठीक है। मान लो ये 12 लाख कर दिया, ठीक है। तो इनके हिसाब से नेट प्रॉफिट हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। और इनके हिसाब से नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4 लाख 30 से ये माइनस करना पड़ेगा, -4 लाख 30, 7 लाख 70, ठीक है, 7 लाख 70। तो इन दोनों में जो डिफरेंसेस आ गया, इन दोनों में जो डिफरेंस आया वो कितना है, डिफरेंस ये है 2 लाख, ठीक है। तो -2 लाख, तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया 5 लाख 70, ठीक है। तो अब ये 5 लाख 70 पे हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ 5 लाख 70 आ रहा है, 5 लाख 70 पे हमें 50% टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए कि 50% इस पे अगर टैक्स लगाएंगे तो कितना, 2 लाख 85, ठीक है, 2 लाख 85 हो गया। अब ये क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर जो अकाउंटिंग इनकम है वो 7 लाख 70 दिख रहा है, जबकि हम लोग का टैक्सेबल इनकम कितना दिख रहा है, टैक्सेबल इनकम नहीं, मेरा ये ना कुछ गलत हो गया, 7 लाख तो नहीं आएगा, रुको एक सेकेंड, 12 लाख -4 लाख -30,000,
हाँ 7,70,000 ये ज्यादा आएगा, 10 लाख और ये 12 लाख। टेन लैख, हाँ ठीक है, ये 4 लाख है, 4,30,000 है, ठीक है, ये 10 लाख, हाँ ठीक ही है। देखो तो यहाँ पर अकाउंटिंग इनकम क्या हो गया, अकाउंटिंग इनकम, ठीक है, अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है और टैक्सेबल इनकम क्या है, कम है, ठीक है। तो रूल्स क्या है कि अगर अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम, अकाउंटिंग इनकम ज्यादा, तो अकाउंटिंग इनकम में टैक्स एक्सपेंस भी हम लोग का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, टैक्स एक्सपेंस ज्यादा, और टैक्स एक्सपेंस ज्यादा होगा तो फिर हम लोग का टैक्स लाइबिलिटी भी ज्यादा होगा। इस तरीके से मैंने याद रखने के लिए बोला था। तो यहाँ पर हम लोग का क्या जनरेट होगा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ये देखो यहाँ पर मैंने लिखवाया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, ये देखो ऐसा ही सेम क्वेश्चन था। देखो यहाँ 10 लाख मैंने माना था, 2 लाख, 3 लाख, 7,70,000, इधर 5 लाख आया था। देखो यहाँ पर भी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा आया, टैक्सेबल इनकम इसका मतलब कम, तो अकाउंटिंग इनकम ज्यादा तो फिर उस पे टैक्स ज्यादा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने समझा था। तो सेम यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है। तो क्या जनरेट होगा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जनरेट होगा। अगर हम लोग इसको इक्वेशन में भी एक बार दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। ये देखो ये जो इक्वेशन हुआ, टैक्स एक्सपेंस इक्वल टू, ये देखो टैक्स एक्सपेंस इक्वल टू डेफर्ड टैक्स प्लस करेंट टैक्स, ठीक है। टैक्स एक्सपेंस इक्वल टू डेफर्ड टैक्स प्लस का टैक्स एक्सपेंस मतलब क्या होता है, टैक्स एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो हमें अकाउंट्स के हिसाब से देना पड़ता है, ठीक है। मतलब ये 7,70,000 पे जो आएगा, 7,70,000 पे जो आएगा 50% करके, ये मेरा टैक्स एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। डेफर्ड टैक्स मुझे फाइंड आउट करना पड़ता है, करेंट टैक्स मतलब आईटी के हिसाब से जो आ रहा है, मतलब 2 लाख पे 50%। तो देखो कैलकुलेशन कैसे होगा, ये तो हम लोग का हो जाएगा 7,70,000 पे 50%, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा 3,85,000 और ये हम लोग का हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। तो इधर एडजस्ट करने के लिए हमें कितना लिखना पड़ेगा, 2,85,000, ठीक है। 2,85,000 मतलब मेरा डेफर्ड टैक्स इतना आएगा। अब ये मेरा क्या आ रहा है, ये मेरा आ रहा है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है। तो यही वाला हम लोग का आंसर होगा। लेकिन इसको हम लोग प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं वो भी हम दिखा देते हैं। ये देखो लास्ट दिन तो एक तरीके से मैंने दिखाया था, ये देखो इस क्वेश्चन का ऐसे लिख के कर सकते हैं, नेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग, या फिर सिंपल ऐसे भी किया जा सकता है। देखो और एक तरीके से भी दिखा देते हैं, calculation of difference between taxable income and accounting income, ऐसे हेडिंग करके भी लोग एक ही टेबल पे करके दिखा सकते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर्स और अमाउंट। एक्सेस डेप्रिशिएशन एज पर, देखते हैं किसने एक्सेस डेप्रिशिएशन चार्ज किया है, टैक्स में 10 लाख, कितना एक्स्ट्रा हुआ है, -4 लाख, तो ये हो गया 6 लाख। तो इसका मतलब इनकम टैक्स में डेप्रिशिएशन जो है 1 से 6 लाख चार्ज हुआ है, और ऊपर से देखो, ऊपर से ये वाला जो 30,000 का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो भी ये लोग चार्ज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेस एक्सपेंसेस अनएमोटाइज इन टैक्स रिकॉर्ड 30,000, तो ये डिफरेंस आ जाता है 5,70,000। मतलब ये देखो प्रेजेंटेशन करने का तरीका है, बाकी चीज क्या हो रहा है, ये देखो
4 लाख और 10 लाख का डिफरेंस कितना हो गया 6 लाख। और मतलब ये लिख कैसे रहे, लिख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सेस टैक्स में चार्ज हुआ है, मतलब अकाउंट्स का हिसाब दिखा रहे हैं हम लोग कि अकाउंट्स में मेरा जो है 6 लाख का डिप्रिसिएशन कम चार्ज हुआ है, ठीक है, और टैक्स के हिसाब से 6 लाख का डिप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुआ है। और जो हम लोग का प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पर चार्ज नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ भी 4 लाख है, यहाँ 10 लाख का मतलब क्या 4 लाख तो है ही है, तो यहाँ पर एक्सेस क्या है, एक तो 6 लाख का डेप्रिसिएशन एक्सेस है, ऊपर से ये 30,000 भी चार्ज करने नहीं दिया है, मतलब इनकम तो बढ़ेगा, ठीक है। 30,000 भी हमें चार्ज करने के लिए नहीं दिया गया है, तो ये देखो 30,000 भी चार्ज करने नहीं दिया है, तो मेरा यहाँ पर 5,70,000 का आएगा टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस। तो यहाँ पर लिखेंगे टैक्स एक्सपेंस is more than current tax due to timing difference। देखो टैक्स एक्सपेंस मतलब क्या, जो अकाउंट्स के हिसाब से होता है। देखो टैक्स एक्सपेंस कितना आया 3,85,000, इट इज मोर देन द जो है करेंट टैक्स। करेंट टैक्स मतलब जो इनकम टैक्स के हिसाब से होता है 1 लाख, 3,85,000 इज मोर देन 1 लाख, तो हम लोग का जनरेट क्या होगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इक्वल टू 5,70,000 इंटू 50%, जो कि टैक्स रेट गिवन रहता है क्वेश्चन में, यहाँ पर 50% था, तो 2,85,000 हो जाएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 2,85,000, ठीक है। अच्छा अब देखो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो, एक्सेस डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स रिकॉर्ड हो गया, फिर अनएमोटाइज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यहाँ पर हो गया। अब ये पहले वाले के लिए क्या जनरेट हुआ, दूसरे वाले के लिए क्या जनरेट होगा, ऐसे भी डिटेल्स में करके दिखा सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन था, तो यहाँ देखो अगर एक्सेस डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज हो रहा है 6 लाख, देखो सेम ऐसे भी प्रेजेंटेशन किया जाता है, तो फिर क्या जनरेट होगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्यों, देखो अगर मेरा यहाँ पर डेप्रिसिएशन की वजह से क्या जनरेट होगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्यों डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, देखो अगर मेरा एक्सपेंस कम है, अकाउंट्स में देखो मेरा एक्सपेंस कम है तो इनकम ज्यादा होगा, और इनकम ज्यादा तो टैक्स लायबिलिटी भी ज्यादा होगा, मतलब पहले वाले सिचुएशन के लिए मेरा टैक्स लायबिलिटी जनरेट होगा। देखो यहाँ पर भी पहले वाले केस के लिए डेप्रिसिएशन के लिए मेरा टैक्स लायबिलिटी जनरेट होगा। अगर डेप्रिसिएशन का डिफरेंस के लिए इंडिविजुअली पता करें तो डेफर्ड टैक्स, ये देखो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जनरेट होगा। और जब हम अनएमोटाइज्ड एक्सपेंसेस, ये देखो यहाँ पर कैसे लिखा था अनएमोटाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रिकॉर्ड, जो है बोल रहा है कि ये अनएमोटाइज करेंगे, मतलब ये लिखने नहीं देंगे, तो इसका मतलब 30,000 का हमारा इनकम जो है वो अकाउंट्स में कम दिख रहा है। अगर कम दिखेगा तो टैक्स लायबिलिटी कम, तो डेफर्ड टैक्स एसेट जनरेट होगा, तो इसके लिए डेफर्ड टैक्स एसेट जनरेट होगा, ठीक है। अब लायबिलिटी ज्यादा और जो है टैक्स एसेट कम, तो इसका मतलब नेट जो आएगा इसके ऊपर कैलकुलेट करने से तो वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ही आएगा। तो ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे मैंने बोला था अकाउंटिंग इनकम नेट करके देख लो कौन सा ज्यादा कौन सा कम, कैसे भी करके तुम लोग देख सकते हो। पहले ऐसे कोई एग्जांपल से देख लिया फिर उसको प्रेजेंट कर दिया, एक ही बात है, ठीक है। जैसा तुम लोग कर पाओगे वैसा ही कर लेना, किसी भी कंसेप्ट से हो सकता है। इंडिविजुअली एक एक पॉइंट पे देखोगे तो भी आंसर आएगा और ओवरऑल देखोगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का देखो 7th नंबर वाला हो गया, जो कि हम लोग का लास्ट 3 वाले क्वेश्चन के तरह ही था। अच्छा अब 8th नंबर देखो, बोल रहा है सरस लिमिटेड क्लोजेस its books as on 31st March 2002. They have accrued 5 lakh towards GST liability for the month of March 2002 by debiting their profit and loss statement, which is expected to be paid up by 21st April 2002. तो बोल रहा है कि ये जो कंपनी है सरस लिमिटेड, ये अपना अकाउंट्स कब बंद करता है 31st मार्च 2002, यहाँ पर लिखते हैं। ये पहले हम समझाते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इनका अकाउंट्स क्लोज होता है 31st ऑफ मार्च, और इस बार जो क्लोज हुआ है ईयर है 2000, तो स्टार्ट कब हुआ था 1 अप्रैल 2001 में, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये क्लोजिंग डेट। अच्छा अब इसमें क्या हुआ है, दे हैव एक्रूड 5 लाख टुवर्ड्स जीएसटी लायबिलिटी, तो यहाँ पर इनका जीएसटी लायबिलिटी जो बना है
5 लाख का जीएसटी लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2002, मतलब ये पूरे मंथ में इनका जो जीएसटी लाइबिलिटी जनरेट हुआ ये मार्च में हुआ है, पूरे ईयर में नहीं हुआ। चलो ये सिर्फ बोल रहा है लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ मार्च, फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। अगर मार्च में भी हुआ तो इसी ईयर में है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है मार्च 2002, ठीक है, मार्च 2002, चलो ये भी लिख लेते हैं, मतलब इस मंथ में हुआ है। अब बोल रहा है कि by debiting their profit and loss statement which is expected to be paid off by 21st April 2002, ठीक है। तो इन्होंने ये लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर दिया। अब ये पेबल अमाउंट है, जैसे हम लोग सैलरी आउटस्टैंडिंग होता है तो पीएल में लिखते हैं ना, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग रेट, वैसे ही बोल रहा है इन्होंने जब अपना पीएल बनाया, ईयर एंड हुआ है तो पीएल तो बनाएगा 2002 में, तो यहाँ पर लिख दिया है टू जीएसटी पेबल बोल के, ठीक है, टू जीएसटी पेबल दे क्वेश्चन बोल रहा है। लेकिन ये लोग पेमेंट कब करने वाले, बोल रहा है कि पेड अप होगा बाय 21 अप्रैल 2002, मतलब अभी नहीं पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो कब पेमेंट किया जाएगा, बोल रहा है कि 21 अप्रैल, मतलब इसके बाद 21 अप्रैल 2002 में ये जो लाइबिलिटी है ये पेड ऑफ होगा। तो फिर यहाँ रिकॉग्नाइज क्यों है, क्योंकि अकाउंट्स तो एक्रूअल बेसिस पे बनता है। अकाउंट्स क्या बोल रहा है, अकाउंट्स बोल रहा है पे करो ना करो, अगर ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंसेस है, यानी जो एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट होता है उसके बेसिस पे मुझे तो अकाउंट्स पे इसे रिकॉर्ड करना ही है, ठीक है। तो 21 अप्रैल को ये पेड ऑफ हो जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है as per the provision of section 43B of Income Tax Act 1961, ठीक है। बोल रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो सेक्शन 43B है, अब ये सेक्शन 43B क्या है, क्या हम लोगों ने पढ़ा है, हाँ पढ़ा है। देखो यहाँ पर जब फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इसको समझना स्टार्ट किया था तो मैंने जो एग्जांपल लिया था वो 43B के हिसाब से दिखाया था। देखो यहाँ पर जो देखो यहाँ पर मैंने दिखाया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोगों ने 9-10 में एक्रू कर दिया था, इसीलिए हम लोगों ने अकाउंटिंग एक्सपेंसेस में पीएल में उसे दिखाया था। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने ये एजम्पशन लिया था कि इंटरेस्ट फॉर द पीरियड वाज पेड इन फाइनेंशियल ईयर 10-11, तो इंटरेस्ट 9-10 का था, पेमेंट 10-11 को हुआ था, तो अकाउंट्स में तो 9-10 में ही उसे रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि 9-10 का एक्सपेंस है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 43B के हिसाब से हमें 9-10 में किसी तरीके का डिडक्शन नहीं देगा, ठीक है। वो डिडक्शन कब देगा, वो डिडक्शन देगा जब पे होगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 43B का था, इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। यहाँ पर जीएसटी दिया है, मैंने यहाँ पर तुम लोग को एग्जांपल तो जो दिया था वो इंटरेस्ट दिया था, इंटरेस्ट पे एग्जांपल दिया था, ठीक है। सेम वही वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ पर देखो वही बोल रहा है कि सेक्शन 43B of the Income Tax Act 1961, any expenditure of the nature mentioned in section 43B, जैसे कि टैक्स का एक्सपेंस, ड्यूटी, सेस, फीस, etc. accrued in the statement of profit and loss on mercantile basis will be allowed for tax purpose in subsequent year on payment basis only। बोल रहा है सेक्शन 43B हमें क्या बोलता है, जो मैंने तुम लोग को बोला था, अभी भी बोला कि एक्रूड करो, क्योंकि अकाउंट्स तो अपना कौन से बेसिस पे बनेगा, एक्रूड बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस, जितने सारे बेसिस होते हैं उस बेसिस पे अगर मेरा एक्सपेंस एक्रूड हो गया है तो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। विल बी अलाउड फॉर टैक्स पर्पस इन सब्सिक्वेंट ईयर ऑन पेमेंट बेसिस ओनली। लेकिन टैक्स पर्पस के लिए हमें कब ये अलाउड किया जाएगा, जब हम लोग इसे पेमेंट करेंगे, तब एक्रू हुआ उससे मतलब नहीं, पेमेंट कब करेंगे उससे मतलब है। मतलब यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ करके दिखाया तुम लोगों को, यहाँ पर ये जो 5 लाख का रिकॉर्डिंग है ये तो 2002 31 मार्च 2002 में रिकॉर्ड हो गया अकाउंट्स में। लेकिन 21 अप्रैल में जब हम लोग इसे पे करेंगे तब हमें इनकम टैक्स जो है इसे रिकॉर्ड करने के लिए जो है अलाउड करेगा, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि अगर टैक्स रेट है 30%, डिटरमाइन द डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी एज एट 31 मार्च 2002। अगर टैक्स रेट 30% है, अब हमें बोल रहा है टैक्स रेट अगर 30% है तो बोल रहा है कि डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो भी जनरेट होगा बताओ। अब देखो क्या होगा इसका सिस्टम। देखो यहाँ पर हम लोग का
अकाउंटिंग इनकम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमें जीएसटी का लाइबिलिटी जो हम लोग बुक कर रहे हैं वो कितना बुक कर रहे हैं, अकाउंट्स में हम लोग वो बुक कर रहे हैं 5 लाख, ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स तो हमें कोई डिडक्शन यहाँ पर अलाउड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अकाउंट्स में मेरा अकाउंटिंग इनकम कम दिखेगा। सोच के देखो, मेरा अकाउंटिंग इनकम डाउन दिखेगा। क्यों डाउन दिखेगा, क्योंकि मेरा एक्सपेंस ज्यादा है। देखो अकाउंटिंग इनकम ये मेरा डाउन दिखेगा। क्यों, क्योंकि मैंने 5 लाख का जीएसटी पेबल दिखाया है, जो कि आईटी जब बनेगा, मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से जब मेरा पीएल बनेगा तो यहाँ पर जीएसटी नहीं दिखेगा, ठीक है। बाकी सब एक्सपेंसेस दिखेंगे जो यहाँ भी दिख रहे हैं। हम लोग अभी एक ही एक्सपेंसेस को लेके कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 2 जीएसटी बोल के 0 दिखेगा, 0 जीएसटी पेबल, हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। देखो ये वाला जैसे मैंने यहाँ स्टेटमेंट में दिखाया, यहाँ 10,000, यहाँ 0, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट जो भी होगा, जैसे देखो अगर 1 लाख हुआ 10,000 लेस हो गया 90 हुआ था, यहाँ पर लेस नहीं हुआ तो 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा। मतलब मान लो मेरा इनकम यहाँ पर अगर 12 लाख है तो यहाँ पर तो 7 लाख का प्रॉफिट दिख जाएगा, और अगर यहाँ पर 12 लाख है तो 12 लाख ही दिखेगा। मतलब इस केस में मेरा अकाउंटिंग इनकम कम दिखेगा, जबकि आईटी में इनकम टैक्स का इनकम टैक्स में इनकम मेरा ज्यादा दिखेगा। तो मेरा कंसेप्ट क्या निकल के है, अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन इनकम टैक्स इनकम। तो इसमें मेरा क्या जनरेट होगा, कैसे समझना चाहिए, अगर मेरा अकाउंट्स के हिसाब से समझो, कोई भी एक तरीके से करना चाहिए। अकाउंटिंग इनकम अगर मेरा लेस है, ठीक है, तो मेरा अगर मेरा इनकम लेस है, सीधा बात है, कौन सा अकाउंटिंग इनकम अगर लेस है तो मेरा टैक्स भी लेस होगा। और अगर टैक्स कम है तो हम लोग बोलेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट, ठीक है, डेफर्ड टैक्स एसेट, सीधा इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, तो मेरा एसेट कितना जनरेट होगा, डिफरेंस मेरा कितने का आएगा, देखो डिफरेंस मेरा आ जाएगा यहाँ पर मेरा डिफरेंस आ जाएगा ये 5 लाख पे आ जाएगा, है ना। ये देखो 5 लाख, ये देखो, और यहाँ भी देखोगे मैंने जो एग्जांपल लिया उसके हिसाब से भी देख सकते हो। यहाँ 12 लाख आया था नेट प्रॉफिट, यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ जाएगा 7 लाख, फिर से डिफरेंस कितना, 12 और 7 का 5 लाख। तो 5 लाख पे ही इनकम का डिफरेंस, तो उतने पे ही टैक्स का डिफरेंस आएगा। 30% टैक्स रेट बोला था, ये देखो, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1,50,000, ठीक है। तो ये मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट बोल के रिकॉर्ड हो जाएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट बोल के रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम प्रेजेंटेशन बता देते कैसे होगा। क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया कि डेफर्ड टैक्स एसेट निकल के आएगा। अब हम लोग यहाँ पर इसका प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम। पीछे दिखा देते पर्टिकुलर्स और एम। जीएसटी लाइबिलिटी डेबिटेड इन बुक्स मतलब अकाउंट्स में, ठीक है, जो हम लोग अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। जीएसटी लाइबिलिटी डेबिटेड क्यों, डेबिट ही तो होगा, खर्चा है ना। कितना हम लोगों ने अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है, 5 लाख। तो यहाँ पर लेस जीएसटी लाइबिलिटी अलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन सेक्शन 43B। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। देखो हम लोग को जीएसटी अलाउड नहीं किया जा रहा है इस साल, ठीक है, हम लोग 31 मार्च 2002 का निकाल रहे हैं ना। आईटी हमें इनकम टैक्स के हिसाब से सेक्शन 43, क्योंकि 43 भी बोलता है जब पे करोगे तब डिडक्शन लो, ठीक है। तो अभी पे नहीं कर रहे हैं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो हम लोग का जो डिफरेंस निकल के आएगा इनकम में वो कितने का आएगा, 5 लाख। तो यहाँ पर हो जाएगा टाइमिंग डिफरेंस जो है
मैम हाँ बोलो। एक्चुअली यहाँ पर बुक में बोल रहा है कि वो 21 अप्रैल 2002 तक वो पेमेंट कर देगा। तो और हमको बोल रहा है कि टैक्स लाइबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट हमको निकालना है 31 मार्च 2002 का। तो हाँ अगर वो पेमेंट कर देगा तो इसका मतलब अ, तो इसका मतलब क्या होगा मैम? वो तो पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के पेमेंट तो बाद तो वो वो यहाँ पर करेगा ना, तो यहाँ जब करेगा उस साल उसे आईटी में अलाउड कर दिया जाएगा। मतलब जब यहाँ पर फिर से, तो जब ईयर एंड होगा फिर से बनेगा, तो 31 मार्च 2003 का फिर से तो फाइनल अकाउंट बनेगा। तब वहां पर जब ये पीएल बनेगा तो यहाँ पर 2 जीएसटी, ये 5 लाख हम लोग और नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। उसके बदले यहाँ पर इनकम टैक्स में वो दिखेगा 2 जीएसटी बोल के 5 लाख, वो तब डिडक्शन देंगे। देखो ये वाला पॉइंट यहाँ अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अलग अलग नाम देके दिखाया था। देखो यहाँ पर मैंने क्या दिया था, नेट प्रॉफिट जो है बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 1 लाख, बैंक लोन आउटस्टैंडिंग 1 लाख, इंटरेस्ट हुआ था 10% करके 10,000, फाइनेंशियल ईयर 9-10 में इंटरेस्ट पेड बाय कंपनी, नॉट पेड बाय कंपनी, इंटरेस्ट कंपनी ने पे नहीं किया था। जैसे यहाँ पर जीएसटी कंपनी ने पे नहीं किया 31 मार्च 2002 को, पे करेगा नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होगा तब 21 अप्रैल को, क्योंकि वो तो नेक्स्ट ईयर में जा रहा है। टैक्स रेट है 30%, इंटरेस्ट 9-10 वाला फिर पे कब किया है, बोल रहा है कि 10-11 में पे किया है, तो फिर क्या करना पड़ा हमें। यहाँ पर भी इनकम 1 लाख, यहाँ भी इनकम 1 लाख। अब इंटरेस्ट क्या अकाउंट्स में दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे, क्योंकि अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस में बनता है, लेकिन टैक्सेबल इनकम नहीं दिखाएंगे। टैक्सेबल इनकम बोला, टैक्स में उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि 43 बी बोलता है जब पे करोगे तब डिडक्शन लेना। तो क्योंकि डिडक्शन यहाँ हुआ तो यहाँ 90,000 का प्रॉफिट, यहाँ पर 1 लाख का प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट 90,000 है 30% टैक्स रेट के हिसाब से, यहाँ 27 यहाँ 30, तो यही बना था हम लोग का टाइमिंग डिफरेंस। तो यहाँ पर हम लोग का जो है 3,000, यहाँ पर हम लोग का प्रीपेड हो जा रहा था। ये देखो 27,000 और यहाँ पर 30,000, तो 30% टैक्स रेट के हिसाब से हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 27,000 सॉरी 90,000 पे 30% 27,000, और यहाँ पर 1 लाख पे 30% 30,000, मतलब हमें 3,000 जो है ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि हमें टैक्स पे हमेशा करना पड़ता है इनकम टैक्स में जो निकल के आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्स सॉरी करेंट टैक्स, ठीक है। इसको करेंट टैक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं टैक्स एक्सपेंस जो, या फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो यहाँ 27,000 होगा, यहाँ हुआ था 30,000, ठीक है। तो हम लोगों को 3,000 ज्यादा पे करना पड़ा। क्या इसका मतलब बेनिफिट हमें नेक्स्ट टर्म को मिलेगा? बिल्कुल, नेक्स्ट टर्म को इसका बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट में देखोगे तो हम लोगों ने 3,000 कम पे किया होगा टैक्स। कैसे? देखो अगर मेरा सेम प्रॉफिट रहता है, ये समझाने के लिए एग्जांपल है, प्रॉफिट चेंज भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस 3,000 का आ जाएगा। और हम लोगों को अभी 10-11 में कोई अलाउड नहीं किया जाएगा। अब हम लोग 10-11 में स्टेटमेंट ऑफ पीएल में नहीं लिख सकेंगे, लेकिन क्योंकि 10-11 में पे हो रहा है तो इनकम टैक्स के हिसाब से यहाँ डिडक्शन 10,000 मिलेगा। तो यहाँ 90,000, यहाँ 27, यहाँ 30, लेकिन पे तो हमेशा हमें आईटी के हिसाब से करना पड़ता है, यानी जो हम लोगों का टैक्स करेंट टैक्स है। तो करेंट टैक्स 27,000 ये पे करना पड़ेगा, लेकिन हमारे हिसाब से तो निकल के आया था 30,000 टैक्स, क्योंकि प्रीवियसली हम लोगों ने वो एडजस्ट, मतलब उस हिसाब से एडजस्ट हो गया, ठीक है। प्रीवियसली इधर 27 निकल के आया था, तो वो उस तरीके से एडजस्ट हो जाता है। तो पे जब करेगा तब डिडक्शन मिलेगा ना। तो यहाँ पर अगर पे हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पर जब पे होगा इस साल, जब नेक्स्ट ईयर मतलब इसके बाद ये ईयर जब कंप्लीट होगा 31 मार्च 2003 में, तब उसको आईटी में डिडक्शन मिलेगा। तब उस ईयर में क्या होगा, इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स रेट का, टैक्स का वैल्यू कम निकलेगा, और अकाउंट्स के हिसाब से टैक्स का वैल्यू जो है ज्यादा निकलेगा, ठीक है। लेकिन पे तो हमें वही करना पड़ेगा जो इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट होके आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं करेंट टैक्स। बोलो क्या समझ में आया जो क्वेरीज था, या फिर नहीं समझ में आया? यस मैम, पूरी तरीके से क्लियर हो गया। एक्चुअली थोड़ा सा बस दिक्कत था, वो समझ में आ गया। एक्चुअली वो हमको मार्च के लिए फाइंड आउट करने बोल रहा है, वो अप्रैल में पेमेंट करा। इसका मतलब मार्च तक तो मेरा बुक्स में वो लायबिलिटी के रूप में दिखेगा ही। हाँ, ये तो मेरा अरे लाइबिलिटी दिखेगा, और यहाँ कुछ नहीं दिखाने देगा, इनकम टैक्स वाला ये एक्सपेंस नहीं दिखाने देगा। यस मैम, समझ गए। आगे हाँ प्लीज प्रोसीड। हाँ।
ठीक है। अच्छा देखो, तो ये हम लोग का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, बस इतना ही बताना था और कुछ नहीं। हमें बोला था नहीं कंप्लीट नहीं हुआ ना, मैंने टैक्स नहीं लिखा। चलो यहाँ पर लिख देते हैं टैक्स का डेटा। तो यहाँ पर लिखो कि टैक्स एक्सपेंसेस। टैक्स एक्सपेंसेस का मतलब जो कंपनी सॉरी जो हम लोग का अकाउंट्स के हिसाब से निकल के आता है। टैक्स एक्सपेंस इज लेस देन करेंट टैक्स। ये तो होगा ही। देखो करेंट टैक्स मतलब जो इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट होता है। अब इनकम टैक्स वाला खर्चा कम दिखाएगा तो उसका इनकम ज्यादा वहां पर दिखेगा। इनकम ज्यादा दिखेगा तो टैक्स का लाइबिलिटी भी ज्यादा होगा। तो टैक्स एक्सपेंस यानी कि जो हम लोग पीएल निकालते हैं उसमें जो टैक्स एक्सपेंस निकालते हैं वो कम ही आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हम लोग 5 लाख का एक जीएसटी दिखा रहे हैं जो कि वहां नहीं दिखा रहे हैं। तो जिसने अपना खर्चा ज्यादा दिखाया उसका इनकम ये देखो 7 लाख, इसका 12 लाख हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से। तो टैक्स एक्सपेंस इज लेस देन करेंट टैक्स ड्यू टू, क्यों हुआ? ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। ये एक डिफरेंस के वजह से हुआ। इसको हम लोग टाइमिंग डिफरेंस क्यों बोलते हैं? टाइमिंग डिफरेंस इसीलिए बोलते हैं, एक मिनट टाइमिंग लिख लेते हैं, TIMING। हाँ, टाइमिंग डिफरेंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये फ्यूचर में जाके रिवर्स होगा। अगर फ्यूचर में रिवर्स होता है तो ही टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने ये चीज को देखो ऐसे करके लाइन देके लिखवाया था, कहाँ गया? एक सेकंड। ये देखो अकाउंटिंग इनकम और इनकम टैक्स इनकम में डिफरेंस आता है। अगर फ्यूचर ईयर में ये रिवर्स होने के लिए केपेबल है तो उसे हम लोग बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। अगर केपेबल नहीं है तो उसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट डिफरेंस। जैसे कि देखो एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम तो इनकम टैक्स में क्या है, हमें वो इनकम जो है उस पर हमें टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है, उसका तो अलग ही प्रोविजन होता है। और हम लोग अगर अपना अकाउंट्स बनाएंगे, अकाउंट्स में तो वो इनकम भी दिखा देंगे। ये देखो यहाँ पर जब मैंने परमानेंट डिफरेंस लिखा है तब लिखा है, ये देखो एग्रीकल्चरल इनकम, ये सब जो है ये इसका डोनेशन नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 80G। ठीक है, तो एक्सपेंसेस डिसअलाउड, अगर ऐसा कोई एक्सपेंसेस है जो डिसअलाउड है इनकम टैक्स में तो उसका डिडक्शन तो हमें कभी नहीं मिलेगा। तो अगर किसी का डिडक्शन हमें कभी नहीं मिलेगा लेकिन अकाउंट्स में हम लोग उसे ट्रीट करते जाएंगे, क्योंकि अकाउंट्स में तो ऐसा कोई रूल्स होता नहीं है। तो अगर एक्सपेंस है तो दिखाएंगे, लेकिन इनकम टैक्स में कुछ कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउड है तो हमेशा टाइम जो डिफरेंस है वो दिखता ही जाएगा। तो अगर किसी भी समय पे जाके वो रिवर्स नहीं होगा तो उसे टाइमिंग डिफरेंस नहीं बोलते, उसे परमानेंट डिफरेंस बोलते हैं। उस पर क्वेश्चन होता भी नहीं है। हमारा जो भी क्वेश्चन है टाइमिंग डिफरेंस पे ही होता है, क्योंकि कैलकुलेशन तो उसी पे निकल के आएगा। अगर मेरा एक्सपेंस आगे जाके रिवर्स होगा ही नहीं तो उस पर कोई कैलकुलेशन होगा नहीं। ठीक है, तो वो था परमानेंट डिफरेंस। तो ये हो गया हम लोग का टाइमिंग डिफरेंस। अब यहाँ पर लिखेंगे डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स एसेट जनरेट हो रहा है। ठीक है, क्यों जनरेट हो रहा है? ये देखो अकाउंटिंग इनकम कम तो टैक्स का लाइबिलिटी भी कम, टैक्स का लाइबिलिटी कम तो फिर लाइबिलिटी कम, यानी बोलो कि एसेट जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो 5 लाख पे 30%, 1,50,000 रेट हमें क्वेश्चन दे देगा। जो रेट देगा उसी पे हमें कैलकुलेट करके दिखाना है। जैसे 30 देगा 30, 50, 40 जो भी दे। ठीक है, अच्छा अब 9th नंबर वाला क्वेश्चन देखो। 9th नंबर वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? बोल रहा है कि एबीसी कंपनी लिमिटेड हैड एन इन्वेस्टमेंट इन वेंचर कैपिटल। ठीक है, इन्होंने एक वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल का मतलब होता है कि किसी के थ्रू, मतलब थ्रू करके बिजनेस में पैसा लगाना। ठीक है, जैसे आजकल बहुत सारे शो होते हैं ना, क्या शार्क इंडिया इंडिया वगैरह। ठीक है, वहां पर तुम लोग देख सकते हो, लोग अपना अपना जो है मतलब जो भी आइडिया है वो शेयर करते हैं। किसी को अच्छा लगता है तो वो आइडिया पे पैसा लगाते हैं ना, तो वो वेंचर कैपिटल हो गया। तो बोल रहा है कि एबीसी कंपनी लिमिटेड जो है उन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है वेंचर कैपिटल में टोटल 10 लाख का। तो वेंचर कैपिटल में उन्होंने कौन कौन से कंपनी में पैसा लगाया? 10 करोड़ का। ऑस्कर लिमिटेड बोल के कंपनी में 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जी लिमिटेड में 3 करोड़ का, स्टार लिमिटेड में 4 करोड़ का, सोनी लिमिटेड में 1 करोड़ का, टोटल 10 करोड़ का। वही 10 करोड़ यहाँ पर बोल रहा है। Venture capital in turn had invested in the below portfolio companies new startups on behalf of ABC Limited। तो ABC Limited का इंस्ट्रक्शन था, तो वेंचर कैपिटल ने क्या किया, ये सारे पैसा टोटल 10 करोड़ ये सब अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो इनका पोर्टफोलियो ऐसे दिख रहा है। पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है? जैसे मान लो तुम लोग भी 4-5 तरीके का शेयर खरीद लिए, तो पोर्टफोलियो मतलब वही कि जो जो शेयर खरीदे हो, कौन कौन से सेक्टर का खरीदे हो, वो जब डिटेल्स एक जगह दिखता है उसको हम लोग पोर्टफोलियो बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये पोर्टफोलियो दिख रहा है कि एबीसी कंपनी का कहां कहां इन्वेस्टमेंट है।
अब क्या बोला है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 वेंचर कैपिटल हैड सोल्ड देयर इन्वेस्टमेंट इन स्टार लिमिटेड। तो इन्होंने क्या किया, स्टार लिमिटेड में जो इनका इन्वेस्टमेंट था वो सेल कर दिया और रियलाइज्ड एन अमाउंट ऑफ 8 करोड़ ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ स्टार लिमिटेड एंड एंटायर प्रोसीड्स ऑफ 8 करोड़ have been transferred by venture capital to ABC company limited। ठीक है, तो एबीसी कंपनी एक्चुअली वेंचर कैपिटल बना के, मतलब वेंचर कैपिटल बना के उसके थ्रू से यहाँ इन्वेस्ट कर रखी है। अब इसमें से इन्होंने स्टार लिमिटेड बोल के जिस कंपनी में 4 लाख लगाया था, सॉरी 4 करोड़ लगाया था, वो इन्होंने सेल कर दिया 8 करोड़ पे। क्या सेल किया, शेयर सेल किया, उनका शेयर बेच दिया। ठीक है, तो 4 करोड़ में खरीदा था, 8 करोड़ में सेल कर दिया। ठीक है, और पूरा पैसा जो है वेंचर कैपिटल ने ट्रांसफर कर दिया है एबीसी लिमिटेड। अच्छा, अब अगर 4 करोड़ का जो है सेल हुआ है, सॉरी 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, 8 करोड़ में सेल हुआ है। ठीक है, तो 4 करोड़ क्या था, कॉस्ट था इसका, सेल वैल्यू कितना हुआ 8 करोड़, तो 4 करोड़ का क्या है, गेन है, हम लोग बोल सकते हैं। और ऐसे गेन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन। ठीक है, इस तरीके के गेन को हम लोग क्या बोलते हैं, गेन ऑन सेल, ये कैपिटल गेन है। अब कैपिटल गेन अगर होता है तो इस पे 20% टैक्स देना पड़ता है रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो 20% टैक्स का मतलब कितना हो जाएगा, 4 पे 20% देख लो, 0.8 करोड़। हाँ 0.8 करोड़ जो है टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये एक पॉइंट निकल के आया, सेल करने से ये पॉइंट एक होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोला है देखते हैं। द अकाउंट्स मैनेजर हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेंचर कैपिटल ऑन 31 मार्च 20। तो वेंचर कैपिटल ने अकाउंट्स मैनेजर को और भी कुछ डिटेल्स दे दिया है। क्या डिटेल्स दिया है, बोल रहा है 8 करोड़ हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज एट द एंड ऑफ द ईयर 2 करोड़। बोल रहा है कि 8 करोड़ को इन्होंने क्या किया है, डिडक्ट कर दिया। डिडक्ट कर दिया फ्रॉम मतलब किसी वैल्यू से 8 करोड़ को डिडक्ट किया है। कौन से वैल्यू से, पढ़ के देखो, बोल रहा है फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सा है, 10 करोड़ टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ कोई भी अलग कंपनी का नाम नहीं दिया है कि जी लिमिटेड, स्टार लिमिटेड, सोनी लिमिटेड, मतलब ये टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का बात कर रहा है कि मेरा टोटल 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, उसमें से 8 करोड़ अभी मैंने अर्न किया है टोटल पे अगर देखें। ठीक है, तो 2 करोड़ अभी भी मेरा क्या बच रहा है, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या बच रहा है, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट का बचा हुआ वैल्यू। जैसे देखो तुम लोगों का मान लो एक 10 करोड़ का एसेट है, ठीक है, उस पे 8 करोड़ का डिप्रिशिएशन चार्ज कर दिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 करोड़ जो है वो हम लोगों का कैरिंग वैल्यू है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बचा हुआ वैल्यू, WDV वैल्यू, बुक वैल्यू, ऐसे बोल सकते हैं। तो बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट, टोटल इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट कितना बचता है, 2 करोड़। ठीक है, ये बात भी सही है। अगर हम लोग टोटल में देखें 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में अभी हमारे पास 8 करोड़ का हम लोगों ने रिकवरी किया है। कैसे किया है, स्टार लिमिटेड के शेयर को बेच के, तो हमारा अभी भी कैरिंग वैल्यू 2 करोड़ है। ठीक है, फिर बोल रहा है कंपनी हैड टू पे ए कैपिटल गेन टैक्स, यहाँ पर बता भी दिया 20% ऑन नेट सेल कंसिडरेशन ऑफ 4 करोड़। ये मैंने पहले ही बताया कैसे 4 करोड़ आया, तो 8 करोड़ का सेल करके मिला, कौन सा, स्टार लिमिटेड के हिसाब से ये बता रहा है। 4 करोड़ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट था, तो नेट गेन ऑन सेल 4 करोड़ है, और इस पे 20% हमें मिलेगा, देना पड़ेगा सीजी, मतलब कैपिटल गेन पे देना पड़ेगा कैपिटल गेन टैक्स, तो ये हो जाएगा 0.8। अभी अभी निकाला। ये सब कैलकुलेशन कौन कर रहा है, अकाउंटेंट कर रहा है। ठीक है, एक बार टोटल पे चेक किया तो कैरिंग वैल्यू 2 करोड़ आया, इंडिविजुअली चेक किया जाए तो फिर हमें इस पे सीजी यानी कैपिटल गेन टैक्स सीजीटी देना पड़ेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है ड्यू टू COVID-19 द रिमेनिंग स्टार्टअप्स, बाकी बचे हुए जो भी स्टार्टअप था यानी ऑस्कर, जी और सोनी, देखो टोटल 4 ही था, जिसमें एक तो सेल कर दिया है, बचा 3। ये देखो ऑस्कर, जी और ये सोनी, टोटल 4 था। अच्छा, इनका टोटल कितना है, 2 और यहाँ हो गया 3, 5 और यहाँ हो गया 6। ठीक है, 6 करोड़ का टोटल अभी भी इन्वेस्टमेंट है हमारा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब बोल रहा है कि आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, क्योंकि COVID-19 है तो फिर इस वजह से बोल रहा है ये सारे स्टार्टअप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एंड विल सून वाइंड अप देयर ऑपरेशंस, और ये कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो वेंचर कैपिटल इज मॉनिटरिंग द सिचुएशन, वो ये चीज को देख रहे हैं बार बार कि क्या सिचुएशन है, एंड इफ रिक्वायर्ड, और अगर जरूरत पड़ा, दे विल प्रोवाइड एन इम्पेयरमेंट लॉसेस इन जून 2020 क्वार्टर। बोल रहा है
जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, देखो क्वार्टर मतलब जब हम लोग एक ईयर को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे देखो इनका ईयर कैसा है, इनका ईयर अप्रैल टू मार्च वाला है, तो इनका पहला क्वार्टर होता है क्या, अप्रैल मई और जून, ये एक क्वार्टर हो जाएगा। फिर जुलाई अगस्त सितंबर, ये एक क्वार्टर हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये एक क्वार्टर हो जाएगा। जैन फेब मार्च, ये एक क्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वार्टर का सिस्टम। तो बोल रहा है हम लोग को अभी तो मार्च मार्च तक का डेटा बताया है। जून 2020 का क्वार्टर मतलब ये देखो, मार्च के बाद क्या आ जाएगा, अप्रैल में जून, और ये जून 2020 का क्वार्टर आ जाएगा। बोल रहा है कि ये लोग जून 2020 में इंपेयरमेंट लॉस बोल के इसे प्रोवाइड कर देंगे। इंपेयरमेंट लॉस का मतलब क्या होता है, इंपेयरमेंट लॉस का मतलब ये हो जाता है कि मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जितना है, अगर उसका मार्केट वैल्यू उससे कम है। जैसे कि देखो इनका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था, इन्होंने सिर्फ स्टार का शेयर ही बेचा था, टोटल 10 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, स्टार का 4 करोड़ था, और बाकी ये तीन जो है ना, ये तीन मिला के अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया ना, 6 करोड़ था। एक 2 था, एक 3 था और एक 1 था। देखो हम फिर से दिखा देते, 2, 3 और 1। अगर मेरा मार्केट में ये सारे शेयर का वैल्यू 6 करोड़ टोटल जो है उससे भी कम हो जाएगा, या फिर इंडिविजुअली भी अगर देखो जिसका 3 करोड़ है उससे कम, जिसका 2 करोड़ है उससे कम, 1 करोड़ वाले का उससे भी कम, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। मतलब जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया रिकवरी उससे भी कम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, अब लॉस तो होगा ही, क्योंकि कोविड की वजह से बोल रहा है कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसीलिए तो बंद करने वाले हैं। तो इसका मतलब शेयर का वैल्यू तो गिरा होगा, जरूर गिरा होगा, इतना गिरा है कि जो कॉस्ट है उससे भी नीचे चला जाएगा। तो बोल रहा है कि वेंचर कैपिटल इज मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड इफ रिक्वायर्ड दे विल प्रोवाइड एन, अब उनको इम्पेयरमेंट लॉस बोल के इसे रिकॉर्ड करना पड़ सकता है नेक्स्ट क्वार्टर, जो कि जून 2020 आएगा। मैंने दिखा भी दिया कैसे जून 2020 आ रहा है। अब बोल रहा है you need to suggest the accounts manager what should be the correct accounting treatment as per AS 22 accounting for taxes on income। बोल रहा है अगर ये पूरे कंडीशन पे हम लोग AS 22 अप्लाई करते हैं तो अकाउंटेंट जो है इसको कैसे करके ट्रीट करेगा। मतलब बेसिकली ये पूरे सिचुएशन पे हमें AS 22 को बताना है कि कैसे करके ट्रीट होगा। तो देखो पहला बात है कि हम लोग पहले यहाँ पर जो कैपिटल गेन टैक्स है वो तो हमें देना ही पड़ेगा। इंडिविजुअली हम लोगों ने तो गेन किया है एक स्टार्टअप पे, ठीक है, स्टार लिमिटेड जो एक स्टार्टअप था, न्यू स्टार्टअप, जिसका शेयर बेच दिया हम लोगों ने। जब बेचा तब हमें एक सीजी हुआ है, ठीक है, कैपिटल गेन हुआ है, उस पर तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले उसका कैलकुलेशन करेंगे। अकाउंटेंट को क्या क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो लिखो एज कंपनी हैड टू पे सीजी मतलब कैपिटल गेन टैक्स एट द रेट ऑफ 20% ऑन नेट सेल कंसिडरेशन एज पर इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से अगर कोई सीजी होता है तो टैक्स तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। द कंपनी हैज टू रिकॉग्नाइज ए करेंट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ 0.8 करोड़ 0.8 करोड़ कंप्यूटेड एज अंडर। देखो 0.8 करोड़ ये कैलकुलेट जैसे हुआ था वो हम करके दिखा देते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा क्या है, बोल रहा है कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा 20% रेट पे। कितने पे देना पड़ता है, जो नेट सेल कंसिडरेशन होता है, क्योंकि इनकम टैक्स का ये रूल्स है। ठीक है, द कंपनी हैज टू रिकॉग्नाइज ए करेंट टैक्स। अब करेंट टैक्स लाइबिलिटी ही मैंने क्यों लिखा, देखो करेंट टैक्स कब होता है, जब इनकम टैक्स के हिसाब से हम लोग कुछ पे करते हैं उसे बोलते हैं करेंट टैक्स। ये तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं। और ये लाइबिलिटी है क्योंकि मुझे ये पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, 0.8। वो कैसे आया, देखो ऐसे करके आएगा। पर्टिकुलर्स यहाँ पर कैलकुलेशन दिखा देंगे हम लोग, ऐसे करके कैलकुलेट करना है जैसे तुम लोग टैक्स में करते हो ना, पर्टिकुलर्स और ये कॉलम बना के अमाउंट का, वैसे ही करना है। सेल्स कंसिडरेशन 8 करोड़, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 करोड़,
नेट गेन ऑन सेल 4 करोड़, टैक्स एट द रेट ऑफ 20%, 0.8 करोड़। ठीक है, हो गया। ये कैलकुलेशन हम लोगों ने करके दिखा दिया, जैसे तुम लोग टैक्स भी करते हो कि मेरा कितना कैपिटल गेन टैक्स हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया पहला कंडीशन। और क्या करना पड़ेगा, एज पर AS 22 हमें देखना पड़ेगा कि हमारा कुछ टाइमिंग डिफरेंसेस अराइज हो रहा है कि नहीं, तो उसके हिसाब से डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमें जो है रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एज पर AS 22 टाइमिंग, देखो टाइमिंग डिफरेंस होगा तो ही रिकॉग्नाइज होगा, अदरवाइज तो होगा नहीं। तो टाइमिंग डिफरेंसेस आर दोस डिफरेंसेस बिटवीन टैक्सेबल एंड अकाउंटिंग इनकम फॉर a period that originate in one period and are capable of reverse in one or more subsequent period। ठीक है, ये चीज लिख लेना चाहिए। ये हम लोगों ने पहले भी ये सब जो है लैंग्वेज, ये सब लाइन पहले भी लिखा हुआ है जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था। देखो क्या लिखा है कि टाइमिंग डिफरेंस वो डिफरेंस होता है जब अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में किसी एक पीरियड में डिफरेंस दिखता है। ठीक है, और ये केपेबल होता है किसी और सब्सिक्वेंट पीरियड में रिवर्स होने के लिए। देखो ये चीज मैंने यहाँ पर देखो तुम लोग को एरो देख के एकदम सिंपल तरीके से समझाया। ठीक है, इसका मतलब तो यही हो गया ना। और इसको लिखना है तो उसके लिए लैंग्वेज भी मैंने पहले भी लिखवाया था। देखो अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मैंने लिखवा दिया। ठीक है, ताकि तुम लोग को थोड़ा याद रहे। देखो लिखना तो पड़ेगा ना, इसीलिए ये देखो यहाँ पर लिखवाया था कि सब्सिक्वेंट ईयर में ये केपेबल होगा तभी हमें इसे टाइमिंग डिफरेंस बोलना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हमारा कोई टाइमिंग डिफरेंस आएगा कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखते हैं टाइमिंग डिफरेंस आएगा। देखो यहाँ पर एक सेकंड, टैक्सेबल इनकम हम लोग का कितना आया, ये देखो टैक्सेबल इनकम हम लोग का आ रहा है ये। ठीक है, ये हम लोग का टैक्सेबल इनकम आएगा। अगर हम लोग स्टार जो कंपनी है, मतलब जो स्टार्टअप है स्टार, उसके हिसाब से देखें तो 4 करोड़ का चीज बेच के 8 करोड़ मिला है, तो टैक्सेबल इनकम हम लोग का 4 करोड़ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 कॉलम बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट और यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स। यहाँ पर लिख लिया अमाउंट इन करोड़। टैक्सेबल इनकम कितना है, 4 करोड़। कौन सा वाला 4 करोड़, ये वाला। ठीक है, 8 करोड़ पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 8 करोड़ से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस होकर जो 4 करोड़ आएगा उस पे टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आईटी के हिसाब से मेरा टैक्सेबल इनकम जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से 4 करोड़। ये क्यों हुआ, एज पर आईटी लॉ। ठीक है, आईटी लॉ के हिसाब से ये हुआ। अच्छा, क्या हम लोग का अकाउंटिंग इनकम क्या है वो देखना पड़ेगा। देखो अकाउंटिंग इनकम हम लोग का यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, देखो ये ऐसे समझना पड़ेगा। जब हम लोग अकाउंटिंग इनकम यानी पीएल बनाएंगे तब हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हम लोग का टोटल इनकम कितना हुआ है, 8 करोड़ हुआ है। लेकिन हम लोग का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था, टोटल हम लोग का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो 10 लाख था। ठीक है, सॉरी 10 करोड़ था, और उसके अगेंस्ट में हमें कितना मिला है, 8 करोड़ मिला है। तो हम लोग का तो उसमें लॉस ही है। कैरिंग वैल्यू हम लोग का कितना आ रहा है, 2 करोड़ आ रहा है। ठीक है, तो अगर इम्पेयरमेंट लॉस भी हम लोग बुक करने वाले हैं, मतलब ये
ये जो शेयर्स है ये तो वैसे भी हम लोग बेचेंगे तो हमें वैसा कुछ खास मिलने वाला है भी नहीं, क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस होगा, मिलेगा क्या, हमें तो कॉस्ट भी रिकवर नहीं होगा, ऐसा सिचुएशन है। और ये तो वैसे भी अपना बिजनेस बंद भी करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग का यहाँ पर इनकम कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10 करोड़, इनकम 8 है, मतलब हम लोग का इनकम से एक्सपेंस ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब अकाउंटिंग इनकम हम लोग का कितना आ रहा है, अकाउंटिंग इनकम हम लोग का 0 आ जा रहा है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, एज द सेम, ऐसे लिखो, एज द सेम इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि हम लोग वो टोटल से भी डिडक्ट करेंगे ना, हम लोग टोटल से भी डिडक्ट करके देखेंगे। जिस बात के लिए अकाउंटेंट ने ये बोला कि 8 करोड़ हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 10 करोड़ से कैरिंग वैल्यू 2 करोड़, मतलब इनकम तो कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि इनकम के अगेंस्ट में एक्सपेंस इतना ज्यादा है कि कैरिंग वैल्यू 2 करोड़ पड़ा हुआ है, और ये सारी कंपनी से फ्यूचर में कुछ रिकवरी भी होने वाला नहीं है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें, सिर्फ इस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग इनकम उस केस में मेरा 0 आ रहा है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इनकम 0, तो अब टाइमिंग हाँ डिफरेंस कितना है? हाँ, मैम, ये अकाउंटिंग इनकम 0 इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा 2 करोड़ का अभी भी कैरिंग वैल्यू है, इसलिए हाँ 0 कर रहे हैं। हाँ हाँ, इसीलिए 0 कर रहे हैं, क्योंकि मेरा इनकम कहाँ है, मेरा तो अभी भी, मतलब मेरा रिकवरी इतना ही कम है कि मेरा कैरिंग वैल्यू अभी भी पड़ा हुआ है, इसीलिए ये अकाउंटिंग इनकम नहीं दिखेगा, मतलब इनकम वैल्यू मेरा उतना नहीं हो रहा है। इनकम कहाँ होगा, क्योंकि मेरा अभी भी तो पेमेंट, मतलब मेरा कॉस्ट रिकवरी तो हुआ ही नहीं, इसीलिए वो 0 दिखेगा। और मैम, अगर मेरा कैरिंग वैल्यू नहीं होता, अगर हमको जैसे यहाँ पर 8 करोड़ रुपया हमको मिला है शेयर बेचने के बाद, अगर हमको 11 करोड़ रुपया मिलता तो 1 करोड़ रुपया मेरा इनकम मतलब अकाउंटिंग हाँ इनकम हाँ दिखता। हाँ, 1 वो करोड़ एक फिर हम लोग, एक घटाना पड़ता। हाँ 1 करोड़ दिखाते, फिर टाइमिंग डिफरेंस कितना आ जाता, फिर टाइमिंग डिफरेंस 3 आ जाता, 3 करोड़, 4 और 1 माइनस करके फिर उस पे टैक्स कैलकुलेट करना। ओके मैम। ठीक है। अच्छा देखो, टाइमिंग डिफरेंस हम लोग का 4 करोड़ आ गया। अब ये जो आया ये हम लोग का, लिखो इसके नीचे, एज पर एज 22 डेफर्ड टैक्स एसेट, ये डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा, क्यों, अकाउंटिंग इनकम कम, ठीक है, तो टैक्स लाइबिलिटी भी कम, तो क्या जनरेट होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट, ऐसे करके मैंने सिखाया था, ठीक है। तो अगर मेरा अकाउंटिंग इनकम कम है कंपेयर टू टैक्सेबल इनकम, भले ही 0 है, मतलब मेरा कम है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में कम है, हम ये निकालना चाहते हैं कि मेरे इससे क्या जनरेट होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी। तो अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम, अकाउंटिंग इनकम कम तो टैक्स लाइबिलिटी कम, लाइबिलिटी कम तो एसेट जनरेट होगा। तो एज पर एज 22 डेफर्ड टैक्स एसेट शुड बी recognized and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax asset can be realized, ठीक है, मतलब वही बात है, देखो एज पर एज 22 डेफर्ड टैक्स एसेट हम लोग यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे एंड कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे ओनली टू द एक्सटेंट, उतना ही, दैट देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी, हम लोग तभी उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर हमारे पास रीजनेबल सर्टेनिटी होता है कि सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम हमारे पास अवेलेबल होगा, अगेंस्ट विच हम लोग इस डेफर्ड टैक्स एसेट को रियलाइज कर लेंगे। मतलब फ्यूचर में मेरा अगर सफिशिएंट इनकम होगा तो उसके अगेंस्ट में मेरा टैक्स करे, हम लोग टैक्स को रिकॉर्ड करेंगे, टैक्स एक्सपेंसेस को, फिर वहां पर हम लोग उसे एडजस्ट करेंगे। मतलब ये लाइन क्या बोल रहा है ना, कुछ नहीं, ये लाइन देखो ये बोल रहा है
ये वाला चीज बताना चाह रहा है कि फ्यूचर में अगर हमारे पास ऐसा सर्टेनिटी है कि मेरा अर्निंग होता जाएगा, तो ये देखो ये ऐसे करके लेस होता जाएगा, यही चीज बोल रहा है, देखो दिखाते। फ्यूचर में मेरा इतना होगा, फिर इतना एडजस्ट हो गया, ये देखो ये ऐसे एडजस्ट होते जा रहा है ना। तो वो चीज लिखा दिया मैंने कि एज 22 में हम लोग इसे डेफर्ड टैक्स एसेट तो रिकॉग्नाइज कर देंगे और नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड भी कर देंगे। उतना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर हमारे पास रीजनेबल सर्टेनिटी है कि फ्यूचर में हमारा इतना टैक्सेबल इनकम हो जाएगा कि हम लोग उसके अगेंस्ट में इस डेफर्ड टैक्स एसेट को जो है रियलाइज कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, और लास्ट पैरा यहाँ पर, सिंस इन current scenario due to COVID-19 the portfolio companies are not performing well, thus the company may not have sufficient future taxable income which will reverse deferred tax asset. Therefore, the company should not recognize deferred tax asset of rupees 0.8 crores and company should recognize only current tax liability of 0.8 करोड़। बताते हैं क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर जो कैलकुलेशन हम लोगों ने किया उसके हिसाब से जो एज 22 बोल रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि अकाउंटिंग इनकम कम है टैक्सेबल इनकम से, तो हम लोग का डेफर्ड टैक्स एसेट जनरेट होता है। लेकिन डेफर्ड टैक्स एसेट हम लोग कब रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे वो एसेट हो लाइबिलिटी हो। जैसे यहाँ पर एसेट हुआ, अगर हमारे पास फ्यूचर में हमारे पास ऐसा सर्टेनिटी है कि फ्यूचर में हमारा ऐसा इनकम होगा ताकि हम लोग ये रिकॉर्ड किए गए डेफर्ड टैक्स एसेट को फ्यूचर में रिवर्स कर लेंगे, या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होता है तो उसे फ्यूचर में रिवर्स कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो करंट सिनेरियो है, कोविड-19 के वजह से जो पोर्टफोलियो है कंपनी का, मतलब जो स्टार्टअप में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बोल रहा है कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। Thus, the company may not have sufficient future taxable income। मतलब इन ये सब स्टार्टअप से इस कंपनी को, एबीसी लिमिटेड को फ्यूचर में कुछ इनकम तो होने वाला है नहीं। एक का शेयर तो इन्होंने बेच ही दिया, ठीक है, बाकी सबका हालत खराब है। बाकी सबका हालत इतना ही खराब है कि पता चल रहा है कि भाई फ्यूचर में इन्होंने कुछ वैसा इनकम हमें देना नहीं है। तो अगर मेरा टैक्सेबल इनकम नहीं निकल के आएगा तो रिकॉग्नाइज किए गए डेफर्ड टैक्स एसेट को हम रिवर्स कैसे करें, और अगर हम रिवर्स नहीं कर पाते हैं तो एज 22 तो मुझे इसे रिकॉग्नाइज करने से मना करता है। टाइमिंग डिफरेंस तभी होगा, टाइमिंग डिफरेंस के वजह से जो डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जनरेट होता है वो तभी रिकॉग्नाइज्ड करने को मिलता है अगर वो फ्यूचर में होने वाला है रिवर्स। ठीक है, फ्यूचर में रिवर्स होने वाला है। अब रिवर्स कैसे होगा फ्यूचर में, अगर फ्यूचर में मेरा टैक्सेबल इनकम होगा तभी रिवर्स होगा। टैक्सेबल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर एसेट होगा तो एसेट को रिवर्स करेंगे, लाइबिलिटी था तो लाइबिलिटी को रिवर्स करेंगे। लेकिन अगर फ्यूचर में मेरे पास कोई इनकम होगा ही नहीं तो जिससे हम अपने डेफर्ड टैक्स एसेट को, इस केस में एसेट को रिवर्स कर पाए, तो बोल रहा है देयरफॉर द कंपनी शुड नॉट रिकॉग्नाइज डेफर्ड टैक्स एसेट ऑफ 0.8 करोड़। तो कंपनी को डेफर्ड टैक्स एसेट जो निकल के आया वो रिकॉग्नाइज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये रिकॉग्नाइज, ये जो 4 करोड़ का जो टाइमिंग डिफरेंस आया, इस पे
जो डेफर्ड टैक्स एसेट जनरेट हो रहा है वो रिकॉग्नाइज करने को नहीं मिलेगा। अच्छा, उसका रेट भी उन्होंने 20% ही लगा दिया है, ठीक है, उसका रेट भी 20% लगा दिया है, इसी वजह से 0.8 दिख रहा है, ठीक है। ये जो डेफर्ड टैक्स एसेट है ना, ये तो टाइमिंग डिफरेंस है, इसमें तो टैक्स का परसेंटेज लगाते हैं तो ही निकल के आता है, तो वही बोल रहा है कि 0.8 करोड़ ये कैसे आया है ये बता देते हैं। ये देखो ये आया है, यहाँ पर लिख दे 4 करोड़ इंटू 20% रेट लेके किया, दूसरा कोई रेट नहीं दिया है तो वही रेट लेके किया है 0.8 करोड़। ये रिकॉग्नाइज करने का जरूरत नहीं है डिफर्ड टैक्स एसेट, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर में तो कोई टैक्सेबल इनकम जनरेट नहीं होगा क्योंकि बिजनेस अच्छा नहीं है। तो एंड कंपनी को सिर्फ क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ओनली करेंट टैक्स लायबिलिटी, जो वो भी 0.8 करोड़ आ रहा है। मतलब ये जो कैपिटल गेन टैक्स जो निकल के आ रहा है सिर्फ ये रिकॉर्ड करने को मिलेगा टैक्स लायबिलिटी के तौर पे, ठीक है। बाकी ये डेफर्ड टैक्स एसेट वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता है कंपनी, इसीलिए नहीं कर सकता है क्योंकि फ्यूचर में इसका कोई टैक्सेबल इनकम नहीं जनरेट होने वाला, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बस ये कंप्लीट है, इसके बाद और हमें कुछ नहीं करना है। ये जो है ये मतलब लैंग्वेज जो दिया हुआ है, मैंने बोला ना यहाँ से तुम लोग पढ़ सकते हो, इसीलिए मैंने ये वाला पीडीएफ में ले लिया था। ये कंप्लीट हो गया और कुछ एमसीक्यूज है वो एक बार बता देते हैं। अच्छा, इसमें देखो सबसे पहला एमसीक्यू 1, इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि एज पर एज 22 ऑन अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, टैक्स एक्सपेंस क्या है, बोल रहा है टैक्स एक्सपेंस क्या होता है, करेंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेंट टैक्स माइनस डेफर्ड टैक्स क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आइदर ए और बी डेफर्ड टैक्स चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो टैक्स एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, वो इक्वेशन याद करो, इक्वेशन में टैक्स एक्सपेंसेस का मतलब होता है, हाँ बोलो। Tax expense is equal to current tax plus deferred tax that is charged to profit and loss account. A नंबर होगा, ए नंबर होगा। अच्छा, एक बार देखो यहाँ पर चार्ज और क्रेडिटेड, ठीक है। देखो यहाँ पर ए सही है, ए सही लिखा हुआ है, ए गलत नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चार्ज टू लिखा हुआ है। चार्ज भी हो सकता है, क्रेडिट भी तो हो सकता है, मतलब कब चार्ज होगा कब क्रेडिट होगा बताते हैं। देखो कब चार्ज होता है कब क्रेडिट होता है, अगर डेफर्ड टैक्स एसेट हुआ तो अलग सिचुएशन होता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हुआ तो अलग सिचुएशन होता है। जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो यहाँ पर 60 था, ये करेंट टैक्स कितना आया था 20 आया था, तो डेफर्ड टैक्स आया था 40। अब हम लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई किया ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, क्योंकि अकाउंटिंग इनकम जो है वो मेरा ज्यादा था, टैक्सेबल इनकम कम था, अकाउंटिंग इनकम ज्यादा तो फिर टैक्स लायबिलिटी ज्यादा, तो ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आया। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आया तो एंट्री 40 के लिए क्या हुआ था, देखो यहाँ पर एंट्री हुआ था ऐसी, ये देखो देखो हम दिखाते हैं, एंट्री देखने से समझ में आएगा चार्ज और क्रेडिट का मतलब क्या है। तो देखो जो अकाउंट्स में मेरा एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है 60, वो हम लोग कैसे लिखेंगे, पीएल डेबिट 60, ये अकाउंट्स में मुझे करना पड़ेगा। करेंट टैक्स कितना रिकॉर्ड होगा 20, इसको हम लोग क्या बोलते हैं टू करेंट टैक्स लायबिलिटी 20। बाकी जो बचा देखो लायबिलिटी साइड ही आ रहा है, एंट्री लिखोगे तो आराम से पता चल जाता है, इधर आया टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 40, ठीक है। तो ये हो गया पीएल में चार्ज कर दिया, पीएल डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो पीएल डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितना 40, इसको अगर हम स्प्लिट करके लिखते हैं, ठीक है, पीएल टू करेंट टैक्स लायबिलिटी 2020 और इसको कंबाइनली लिखेंगे तो ये हो गया, ये इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट पीएल, ठीक है। ये पीएल में हम लोगों ने चार्ज किया, प्रॉफिट को कम कर दिया ना ये लिखने के वजह से, ठीक है। ये कब हुआ, जब मेरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हुआ। अब देखो कहीं अगर डेफर्ड टैक्स एसेट हुआ है तो वहां एंट्री कैसा था, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एंट्री कैसे हुआ, पीएल डेबिट हुआ 60 से, ये देखो पीएल डेबिट हो गया 60 से। अच्छा, करेंट टैक्स 80 आया था तो टू करेंट टैक्स लायबिलिटी, अब इसको एडजस्ट करने के लिए 20 यहाँ पर देना पड़ेगा, तो क्या हो गया डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट हो गया, ठीक है। तो डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट होने का मतलब ये पीएल में इतना वैल्यू मेरा क्रेडिट हो गया, देखो पीएल का वैल्यू मेरा कम हुआ ना, यहाँ पर 80 था, मतलब मेरा दोनों चीज होगा, टैक्स एक्सपेंसेस का जो इक्वेशन है उसमें मेरा दोनों चीज होगा। मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये देखो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो लैंग्वेज दिया है उसका मतलब भी मैंने एक बार
समझा दिया कि टैक्स एक्सपेंसेस टोटल ऑफ करेंट टैक्स, ऑब्वियसली टोटल ऑफ करेंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स, लेकिन डेफर्ड टैक्स एसेट है कि लायबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करके चार्ज अगेंस्ट और क्रेडिटेड टू पीएल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, बट पूरा करेक्ट नहीं है। ये जो है चार्ज टू पीएल ये तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के लिए बताया, लेकिन अगर डेफर्ड टैक्स एसेट हुआ तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा डेफर्ड टैक्स क्रेडिटेड टू पीएल। देखो माइनस हो जाता है जब डेफर्ड टैक्स क्रेडिट होता है, ये देखो यहाँ पर माइनस हुआ था जब इक्वेशन बना ना, ये देखो इसीलिए मैंने ये वाला पेज एक बार ओपन किया, देखो यहाँ माइनस हो गया 80, यहाँ लिखा हुआ तो है मैंने प्लस, लेकिन मैंने ब्रैकेट देके बताया था ना कि ये एसेट हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा, तभी तो ये 60 और इधर 60 होगा। मतलब ये भी मेरा सही है, ये भी मेरा सही है, तो आंसर मेरा होना चाहिए ऑप्शन सी। ए तो सही है ही है, लेकिन ए से तो पूरा चीज नहीं पता चल रहा है। ये जो है ये डेफर्ड टैक्स सिर्फ लायबिलिटी को बता रहा है, और जब ये वाले पॉइंट में आ जाएंगे तो डेफर्ड टैक्स एसेट को बताएगा। यानी या तो ए कंडीशन हो सकता है हमारे क्वेश्चन में, या बी, दोनों एक साथ तो होगा नहीं। तो टैक्स एक्सपेंसेस का मतलब या तो ये होगा अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, या तो फिर ये होगा अगर डेफर्ड टैक्स एसेट है, तो ठीक है। तो ये मेरा आंसर फिर होना चाहिए ऑप्शन सी। ऑप्शन ए करेक्ट है बट फुल्ली करेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरे पास बी में भी दिया हुआ है सही लैंग्वेज, तो मेरा आंसर सी आ रहा है, आइदर ए और बी, ठीक है। अच्छा अब टू का देखो, टू का बताओ, बोल रहा है कि जी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेप्रिसिएशन बोला है 2 लाख अकाउंटिंग रिकॉर्ड के हिसाब से, डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से बोला है 5 लाख। देयर इज एडिक्वेट एविडेंस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट सफिशिएंसी, फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा इसका एविडेंस है हमारे पास। मतलब हम लोग डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो भी होगा। बोल रहा है अगर टैक्स रेट 45% है तो कितना डेफर्ड टैक्स जनरेट होगा। पहले तो ये सोचो कि डेफर्ड टैक्स एसेट होगा कि लायबिलिटी होगा। देखो अगर मेरा डेप्रिसिएशन अकाउंट्स के हिसाब से 2 लाख है, मतलब अकाउंट्स में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रखा है 2 लाख, ये मैंने लिख दिया अकाउंट्स के हिसाब से। और आईटी के हिसाब से मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 5 लाख, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पर कोई भी एक इनकम का डेटा समझने के लिए लिख लो, लाइक 10 लाख, तो यहाँ पर कितना आएगा 8 लाख, यहाँ भी 10 लिखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 5 लाख। तो इसका मतलब मेरा अकाउंट्स में इनकम जो है, अकाउंट्स में इनकम जो है वो हमेशा ज्यादा आएगा, ठीक है, वो हमेशा ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा, क्योंकि खर्चा कम है। अगर अकाउंटिंग इनकम ज्यादा तो मेरा टैक्सेबल जो लायबिलिटी है वो भी ज्यादा, मतलब मेरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जनरेट होना चाहिए, ठीक है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जनरेट, अब कितना जनरेट होगा, जितना टाइमिंग डिफरेंस है, तो 5 लाख और 8 लाख का डिफरेंस यानी 3 लाख पे मुझे चेक करना पड़ेगा। 3 लाख पे कितना 45%, तो 3 लाख पे 45% कितना हो जाएगा, 1,35,000। 1 लाख। हाँ 1,35,000, मतलब ऑप्शन कौन सा जा रहा है हम लोग का, डी। ठीक है 1,35,000। हाँ अब देखो तुम लोग 10 लाख ऐसे लिख के करोगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आता है, और अगर ऐसे नहीं भी लिखना चाहते हो तो भी इजीली कर सकते हो। देखो इधर एक्सपेंस 2 लाख, इधर एक्सपेंस 5 लाख, ठीक है। तो जो इनकम का डिफरेंस, मतलब नेट प्रॉफिट का जो डिफरेंस आएगा वो तो 3 लाख का ही आएगा। इन्होंने सेम खर्चा 2 लाख दिखाया, इन्होंने सेम खर्चा 5 लाख दिखाया, तो दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, दोनों इनकम स्टेटमेंट में जो डिफरेंस आएगा वो 3 लाख का आएगा। तो मुझे जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो 3 लाख पे ही मेरा डिफरेंसेस जनरेट होगा, ठीक है। अब समझ लो कि डेफर्ड टैक्स एसेट हो रहा है कि लायबिलिटी, अकाउंट्स में कम इनकम रिकॉर्ड हुआ है, सॉरी कम एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है, तो इसका इनकम हो जाएगा ज्यादा, इनकम ज्यादा तो टैक्स लायबिलिटी ज्यादा, टैक्स लायबिलिटी ज्यादा तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर दिमाग में सेट कर लोगे चीजों को सीक्वेंस में तो इजीली हो जाएगा, ठीक है, टफ नहीं लगेगा। अच्छा ये हम लोग का हो गया सेकेंड वाला, चलो अब थर्ड वाले पे चलते हैं। बोल रहा है स्टेट which of the following statements are correct, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला बोला है there are no preconditions required to recognize deferred tax liability, क्या ये सही है कि गलत ये बताना है। तो देखो बोल रहा है कि कुछ प्री कंडीशंस क्या हमें चाहिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए, नहीं कोई प्री कंडीशन नहीं चाहिए, ये हम लोग का करेक्ट है। देखो हमें पोस्ट कंडीशन जरूर चाहिए होता है, कैसे,
कि अगर हम लोग आज डेफर्ड टैक्स एसेट हो या लायबिलिटी जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, फ्यूचर में सफिशिएंट इनकम होने वाला है कि नहीं, तब तो जाके इस डेफर्ड टैक्स को हम लोग रिवर्स करेंगे। तो नो प्री कंडीशन रिक्वायर्ड। हाँ, पोस्ट कंडीशन हो सकता है कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन रिकॉर्ड करने के पहले कोई कंडीशन नहीं होता है कि ये हुआ तो ही रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं। रिकॉर्ड हम लोग अगर टाइमिंग डिफरेंस आए तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। डिफरेंस को टाइमिंग डिफरेंस कब बोलेंगे, अगर मेरा फ्यूचर में वो रिवर्स हो सकेगा, मतलब फ्यूचर कंडीशन जरूर है, नो प्री कंडीशंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लैंग्वेज यहाँ पर इन्होंने यूज किया है बिल्कुल सही है कि कोई प्री कंडीशंस का हमें जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा आप सेकंड देखो, बोल रहा है डेफर्ड टैक्स asset under all circumstances can only be created if and only if there is a reasonable certainty that future taxable income will be arise। सेम चीज ही बोला है डेफर्ड टैक्स एसेट किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हम लोग तभी क्रिएट करेंगे if and only if there is a reasonable certainty, अगर हमारे पास ऐसा कोई सर्टेनिटी है कि फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम अराइज होगा। दोनों चीजें एक ही चीज को बोला है, बस थोड़ा घुमा फिरा के बोला है, तो ये भी हम लोग का क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, बोथ आर करेक्ट। 3 का ए, बोथ आर करेक्ट, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, यस मैम। अब लास्ट 4th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अच्छा, स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, बोल रहा है ओनली टाइमिंग डिफरेंस रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। ये करेक्ट है कि रॉन्ग है? मैम ये ट्रू है, करेक्ट है। टाइमिंग हाँ। डिफरेंस होगा तभी ना डेफर्ड टैक्स। हाँ, अगर टाइमिंग डिफरेंस होगा तो ही हम लोग डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे वो डेफर्ड टैक्स एसेट हो, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब फ्यूचर में रिजनेबल सर्टेनिटी इतने टैक्सेबल इनकम का होना चाहिए कि हम लोग अभी के रिकॉर्ड किए गए डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटीज को फ्यूचर में रिवर्स कर सकते। फिर बोल रहा है परमानेंट डिफरेंस डू नॉट रिजल्ट इन रिकॉग्निशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। अगर मेरा कोई परमानेंट डिफरेंसेस है, मतलब जो डिफरेंस मेरा इनकम में आ रहा है वो परमानेंट नेचर का है, तो वो कभी भी डेफर्ड टैक्स को जनरेट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। सही है कि गलत? ये भी ये ट्रू भी है, क्योंकि परमानेंट डिफरेंस मेरा फ्यूचर में तो रिवर्स होगा नहीं, और जो चीज रिवर्स नहीं होगा उसको हम लोग डेफर्ड टैक्स मान नहीं सकते। सही है, परमानेंट डिफरेंस तो मेरा फ्यूचर में कभी भी रिवर्स नहीं होगा। जैसे कि मैंने अभी तुम लोग को बोला कि ऐसा कोई एक्सपेंस जो इनकम टैक्स हमें हमेशा डिसअलाउड करेगा, तो उसकी वजह से जो डिफरेंस दिखेगा वो तो लाइफ टाइम दिखता जाएगा, वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता है। अगर रिवर्स नहीं होगा तो फिर वो टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, परमानेंट है। अगर परमानेंट डिफरेंस है तो डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं बोल सकते हैं, सॉरी डेफर्ड टैक्स नहीं बोल सकते, चाहे वो एसेट हो चाहे वो लायबिलिटी हो। ये भी ट्रू है। अच्छा, अब देखते हैं द टैक्स रेट used for measurement of deferred tax is substantively enacted tax rate। मतलब जो नॉर्मल टैक्स रेट यूज होता है उसी टैक्स रेट को यूज करके हम लोग डेफर्ड टैक्स को रिकॉर्ड करते हैं। क्या ये सही बात है? यस मैम। इसके लिए कोई अलग टैक्स रेट नहीं होता है कि डेफर्ड टैक्स है तो कोई अलग रेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नॉर्मल टैक्स रेट चल रहा है उसी पे डेफर्ड अमाउंट को भी रिकॉर्ड कर देते हैं। इसके लिए कोई अलग तरीके का टैक्स रेट का कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। तो अब ये सभी करेक्ट है। क्वेश्चन में पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है, तो इससे तो ये पता चल रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन डी होगा। आप देख लेते क्यों इनकरेक्ट है। The entity has to recognize deferred tax liability or asset arising out of timing difference। बात तो यहाँ तो सही बोला है कि एंटिटी रिकॉग्नाइज कर सकता है डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी को टाइमिंग डिफरेंस से जो निकल के आ रहा है। There are no conditions which are required to evaluate for recognition। बोल रहा है कोई कंडीशंस नहीं चाहिए इसको इवैल्यूट या रिकॉग्नाइज करने के लिए। क्या ये बात सही है? नो नो मैम, ये बात गलत है। हमको कंडीशंस चाहिए, पोस्ट कंडीशंस चाहिए ताकि उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकें। पोस्ट कंडीशन ये होगा कि इतना सफिशिएंट फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम हमें दिखना चाहिए कि हाँ इतना इनकम तो हो ही जाएगा कि उसमें हम लोग अपने डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी को रिवर्स कर सके। तो यहाँ पर अगर देखा जाए डी जो ऑप्शन था उसमें ये तो सही बोला था यहाँ तक, अगर कोई यहाँ तक पढ़ेगा तो लगेगा सही है, लेकिन ये जो लाइन बोल दिया ये गलत बोल दिया। ये नो कंडीशन नहीं, पोस्ट कंडीशन होता है। कंडीशंस तो रिक्वायर्ड होता है, फ्यूचर कंडीशन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ये डी जो है ये हम लोग का यहाँ पर ऑप्शन
4 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पर एक शॉर्ट नोट दिया है, टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या होता है, परमानेंट डिफरेंस, तो ये भी आ सकता है। ठीक है, थ्योरेटिकली। तो ये देखो, ये तो लिखवाया हुआ है, तुम लोग यहाँ से अपने हिसाब से लिख सकते हो, और वैसे भी समझ गए हो, अपना लैंग्वेज यूज करके आराम से लिख सकते हो। वैसे हम लोग का लिखा हुआ भी है, तुम लोग यहाँ से भी पढ़ के लिख सकते हो। टाइमिंग डिफरेंसेस का मतलब क्या है, परमानेंट डिफरेंसेस का मतलब क्या है। ठीक है, फिर ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। आज इतना ही करते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट जो है दूसरा ए स्टार्ट कर सकते हैं।